तो जो एलिजाबेथन एरा है ना, इसमें ड्रामा और थिएटर अपने बिल्कुल पीक पे पहुंचे हैं, है ना। तो ड्रामा और थिएटर की हिस्ट्री और बैकग्राउंड मतलब इस लेसन में हम देखेंगे, हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ द इंग्लिश थिएटर। और ये एलिजाबेथन एज में अपने पीक पे पहुंचे हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई सारे पीवाईक्यूज पहले, और इस लेसन्स में भी 10 पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं कि जो प्ले हाउस है ना, उनके जो मतलब निर्माता हैं, है ना। थिएटर हिस्ट्री जो है ना, वो कई सारे एंगल से पूछी जाती है। तो प्ले हाउस के जो बिल्डर्स हैं वो, और उनके जो मालिक हैं, जैसे ये रेड लॉइन है, थिएटर है, रोज है, स्वान है, ग्लोब है, ये सारे प्ले हाउस और प्ले हाउस बिल्डर्स के और जो ओनर्स हैं उनके नाम है। फिर जो एक्टिंग कंपनीज है, जैसे चैम्बरलेन्स मेन है, एडमिरल्स मेन है, वो ठीक है। फिर जो स्क्रिप्ट ओनरशिप है, कि जो स्क्रिप्ट लिखते थे ना, स्क्रिप्ट उस वो किसके पास रहती थी, तो वो कंपनी के पास होती थी। प्ले राइट जो है, नाटककार है ना, उसकी नहीं मानी जाती थी। मालिक कौन था उसका, स्क्रिप्ट का जो मालिकाना हक है ना, वो प्ले राइट्स का होता था। और क्वेश्चन जैसे फेमस एक्टर्स का जो मैच किया जाता उनके पीरियड्स का, तो जो एलिजाबेथन जो एक्टर्स हैं और जो दूसरे एक्टर्स हैं दूसरे जो टाइम के, उनके बीच का अंतर, है ना। जैसे बैटरटन है, अब वो रेस्टोरेशन काल का है। गैरिक है, वो 18th सेंचुरी का है। इरविंग 19th सेंचुरी का है ये। और 20th सेंचुरी का कोई पूछ ले, इस तरीके से ये ओलिवर आदि को पूछते रहते हैं। तो जो थिएटर है ना, तो वो कब पीक पे था, थिएटर की पॉपुलैरिटी पीक वाज द 17th सेंचुरी। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें सामने आपको मिलेंगे। कोई किसी एक्टर के विषय में, जैसे सैमुअल टेलरिज का एक स्टेटमेंट दे दिया ये कि फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग जो है ना, फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग, ये किसके विषय में उसने कहा है ना। तो उसने अबाउट एडमंड कीन के विषय में कहा, नॉट बरबास। इसके विषय में नहीं कहा, ना गैरिक के विषय में कहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के इसमें देखने को आपको मिलेंगे। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो हम ये देखेंगे इसका ओरिजिन। पहले भी एक लेसन इस तरीके का हम कवर कर चुके हैं जिसमें इसकी स्टार्टिंग हमने देखी है, लेकिन इंग्लिश इसका जो मतलब डेवलपमेंट है ना, वो हम इसमें देखेंगे। तो जो इसका मतलब रिचुअल, फ्रॉम रिचुअल टू स्टेज, ये इसका टॉपिक है कि कैसे करके ये रिचुअल्स में पहले मतलब ड्रामा का ओरिजिन होता है। तो ये जो इसका टाइम है वो रिलीजियस पीरियड कहा जाता है, जिसमें मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज जो है ना, ये देखने को मिलते हैं। ओरिजिन कहाँ होता है इसका, ओरिजिनेटेड इन चर्च लिटर्जी, मतलब जो चर्च की प्रार्थना पद्धति है उसमें ये प्रयोग होता है। तो फिर लैटिन ट्रूप्स एडिड ईस्टर एंड क्रिसमस सर्विसेज, तो उस समय जो चर्च में भाषा यूज होती थी वो कौन सी होती थी, ज्यादातर लैटिन। तो लैटिन में इसके डायलॉग्स में, लैटिन में डायलॉग्स होते हैं, आपसी संवाद होते हैं, और उनमें उनसे ये धीरे धीरे करके ड्रामे की स्टार्ट होती है। और ये कब से स्टार्ट होता है, लगभग 925 से, और चलता कब तक है ये, 1550 एडी तक भी इस तरीके का चर्चेज में और चर्च से बाहर ये चीजें चलती हैं। जो जैसे अगर इंडिया के रेफरेंस में देखें तो यहाँ भी रामलीला आदि या कृष्ण लीला या अन्य महापुरुषों की लीला आदि को दिखाते हैं। तो जो ये धीरे धीरे चर्च से निकल के फिर चर्च के बाहर कोर्ट यार्ड में और फिर धीरे धीरे मार्केट प्लेस में पहुंचता है। और ये इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे ये क्वेम क्वेरिटिस है ना। और फिर ये इसको धीरे धीरे ये साइकिल्स के रूप में इसको शहरों में दिखाया जाता है। और ये चार जो ग्रेट साइकिल्स हैं, इनसे क्वेश्चंस भी आने की संभावना रहती है। चेस्टर साइकिल, यॉर्क साइकिल, वेकफील्ड साइकिल, या जिसको टाउनली साइकिल भी बोलते हैं, या कोवेंट्री साइकिल। तो इनमें क्या करते थे ये लोग, जो डे बाय डे क्राफ्ट गिल्ड्स ऑन पेजेंट वैगन्स, ये जो दिया हुआ है कि जो व्यापारियों के जो ग्रुप्स होते थे, वो इनको साइकिल्स के थ्रू इसका मंचन करवाते थे पूरे शहर में।
है ना? और पेजेंट वैगन्स पे इसका मतलब मंचन होता था, अभिनय होता था। मतलब एक गाड़ी बना दी ऐसी जो इतनी बड़ी हो जिस पे अभिनेता अभिनय कर सके। और फिर मान लो कोई एक नाटक है, अब वो पूरा एक उम, उसकी जीवनी के बारे में बताना है, किसी महापुरुष की, या किसी जो इनके सेंट होते हैं क्रिश्चियंस के, उनके विषय में बताना है। उसके जीवन का कोई पार्ट एक गाड़ी पे दिखाया, फिर वो आगे आगे निकल गई, फिर दूसरी गाड़ी पे दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं, फिर तीसरा दिखा रहे हैं। इस तरीके से ये चलता था साइकिल। फिर उसके तो पहली गाड़ी आगे चली गई, वो अगले लोगों को दिखा रही है, तो सारा शहर उसको खड़े होके देखता था। फिर दूसरी गाड़ी जा रही है, दूसरी चीजें दिखाते हुए। तो ये ऐसे करके रिलीजियस पीरियड इनका स्टार्ट होता है, जिस इंग्लिश ड्रामे का। उसके बाद में जो अगला पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मोरल पीरियड बोलते हैं या मोरलिटी प्लेज बोलते हैं, जिनकी टाइमिंग होती है 1375 से 1550 तक। और इस समय पे जो ड्रामा है ना, वो एल्गोरिकल करेक्टर्स होते थे इनमें, है ना, रूपकात्मक पात्र होते थे। और वो भी कैसे, जैसे वर्च को दिखाया, मतलब सदाचार को, है ना, और दुराचार वाइस को दिखाया, डेथ को दिखाया, और इन सब के संघर्ष और अनुकूलता प्रतिकूलता आत्मा के साथ दिखाते हैं। जैसे हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एवरीमैन रहा, है ना, कैसल ऑफ परसिवियरेंस रहा, प्राइड ऑफ लाइफ रहा। तो इनमें ये इस तरीके के जो ड्रामा क्या होता था, और फिर इनमें लास्ट में सब में क्या होता, सदाचार की जीत दिखाते थे। तो इस तरीके से ये मतलब मोरलिटी पीरियड में गुजरता है अपना ये। और फिर मोरलिटी प्ले जो था, इसका मूल जो थॉट्स था वो क्या था, कि मनुष्य को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाना था। लेकिन एक तो क्या है, सीधा उपदेश दे के दिखा देते हैं ना, लेकिन उपदेश दे के नहीं दिखाते थे, एक खेल या कहानी के माध्यम से सिखाते थे, है ना, कि मनुष्य का जन्म दिखाया, फिर उसका पाप की तरफ झुकना दिखाया, फिर उसका मानसिक संघर्ष दिखाया, और फिर उसको अंत में भगवान की दया से उसकी मुक्ति दिखा दी। ये इन मोरलिटी पीरियड में होता था। और एल्गोरिकल करेक्टर्स होते थे, जैसे सीधे सीधे एवरीमैन नाम रख दिया, कि मतलब हर व्यक्ति, मानवता, या वर्च्य नाम रख दिया एक एक व्यक्ति का, सदाचार, वाइस रख दिया, गुड डीड्स, अच्छे कर्म, फेलोशिप, है ना, दोस्ती रख दिया। और रिच और गुड्स, धन दौलत वगैरह ये रख दी, नॉलेज, ब्यूटी, डेथ, ये सब इसमें रहता था। और रंगमंच पे एवरी मैन खड़ा है, तभी डेथ आके मान लो उसका हाथ पकड़ रही है, फिर एवरी मैन डर जाता है, और अपनी जो धन दौलत और उसकी जो फेलोशिप्स है उनको बुलाता है, मेरे साथ चलो। फिर वे सब उसका साथ छोड़ देते हैं, फिर गुड डीड्स ही उसके साथ डालते हैं। तो ये सब उस टाइम के, जैसे ये एवरीमैन है, तो ऐसे इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं कि एवरीमैन की क्रोनोलॉजी कब की है, ये 1485 का है ना। द कैसल ऑफ परसिवियरेंस ये 1425 का है। ये जो है ना ये द कैसल ऑफ परसिवियरेंस ये है 1425 का, 1425 का। तो इनकी टाइमिंग भी पूछ लेते हैं। तो ये जो एवरीमैन है ना, इसमें ये दिखाता है कि मृत्यु के समय संसार की कोई भी वस्तु इंसान के काम नहीं आती, केवल उसके गुड डीड्स ही उसके काम आते हैं। और कैसल ऑफ परसिवियरेंस में ये दिखाया है कि मानव जाति जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान के सिंहासन के सामने उसके न्याय तक की पूरी कहानी दिखाई जाती है, कि मंच पे एक बड़ा किला बना दिया कैसल, और जिसमें सदाचार के पहरेदार, मतलब वर्च और वाइस दोनों का एक वो दिखाता है संघर्ष, है ना। फिर प्राइड ऑफ लाइफ ये है 14, एक मतलब 14 सेंचुरी का। तो ये इस तरीके से इसमें मैनकाइंड ये भी है। तो इनमें वॉइस करेक्टर जो होते हैं ना, ट्रिकस्टर या टेम्पटर होते हैं, लालच, लोभ, प्रिडिसेसर ऑफ एल। तो ये जो वॉइस करेक्टर जो इंसान के अंदर के जो दुर्गुण है, यही दुर्गुण जब फिर बाद में विलेन के रूप में दिखाए गए और एलिजाबेथन विलेन बन जाते हैं, तब ये डायरेक्टली ये बुराइयों वाले व्यक्तियों को ही दिखा देते हैं। तो ये है। और तो अगर ये आ जाता है कि ये इनके प्रीडिसेसर हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इनके प्रीडिसेसर हैं। फिर आगे इंटरल्यूड्स आते हैं बाद में ना। और अगर ये बात आती है कि ये कब लिखे गए, तो इनकी जो टाइमिंग है ना, वो भी ध्यान रखनी है कि जो इनके मोरलिटी प्लेज हैं, इनकी टाइमिंग 1375 से 1550 तक है। और ये इंग्लैंड में लिखे
किसने लिखे थे, ये ज्यादातर एनोनिमस हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ एक दो इस तरीके के राइटर्स हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे जॉन स्केलेटन को पढ़ा था, जिसने मैग्निफिसेंस नाम का एक मोरलिटी प्ले लिखा था, तो वो है जॉन स्केलेटन। तो उनका था ये मैग्निफिसेंस 1550 का, है ना, मैग्निफिसेंस था इनका 1515 का। तो एक ये था, एक डेविड लिंडसे को हमने पढ़ा था, जिसने एन सटायर ऑफ द थ्री एस्टेट्स लिखा था। तो इनकी थोड़ी टाइमिंग पता है, नहीं ज्यादातर इनकी टाइमिंग नहीं पता है, और इनको लिखने के पीछे जो मोरल पीरियड को लिखने के पीछे जो मेन रीजन है ना, वो यही था कि आम इंसान को केंद्र में लाना है। जैसे पहले भगवान को लेकर के ये रिलीजियस पीरियड और सेंट्स को लेकर के लिखे थे, वैसे ये आम इंसान को सेंटर में लाने के लिए थे, और मनोरंजक तरीके से धर्म का प्रचार ये लोग करते थे, इससे एक नैतिक शिक्षा मिले और इससे लोग कुछ अच्छा सीखे। तो ये इसकी मेन थीम थी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इंटरल्यूड्स को। अब जो बात करते हैं अगर इंटरल्यूड की, तो इंटरल्यूड पीरियड जो है ना, एक तो उसकी टाइमिंग जो इसके साथ साथ ही, इनकी टाइमिंग्स तो सबकी थोड़ी थोड़ी बाद में ना एक साथ ही रहती है, क्योंकि वो भी कंटिन्यूअस चलती रहती हैं चीजें और नई स्टार्ट भी हो जाती हैं। तो इसमें लेकिन एक ही ये व्यक्ति हैं, जॉन हेवुड, इनका 4P के नाम से एक ही इंटरल्यूड है, और वो बड़ा मशहूर है। एक दो और भी हैं इनके ऐसे वर्क। तो इंटरल्यूड्स की जो टाइमिंग है वो ये 14, मतलब ट्यूडर डायनेस्टी का ही टाइम है, ये 1485 से ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट होती है, और ये 1560, मतलब जब एलिजाबेथन एज स्टार्ट होता है तब तक ही रहती है। ये सो ड्रामेटिक पीस एट कोर्ट बैंक। तो ये कहाँ पे होते थे, ये कोर्ट, मतलब राज दरबार का जो भोजनशाला है या बैंके जो है उनका, उसके बीच बीच में, या जहाँ प्रोग्राम होते हैं उसके बीच बीच में ये भी छोटे मोटे प्रोग्राम के रूप में ये होता था। तो इसमें क्या करते थे, तो अगर जो इंग्लिश नाटक का इतिहास देखते हैं ना, तो उसका एक ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंटरल्यूड। इसमें नाटकों को पूरी तरह से क्या कर दिया, धर्म के बंधनों से मुक्त कर दिया था। सेक्युलर, जैसे पहले रिलीजियस पीरियड था, फिर मोरल पीरियड में, लेकिन रिलीजियस था काफी ज्यादा, लेकिन ये पूरी तरीके से धर्म के बंधन से मुक्त है, सेक्युलर और कॉमिक कर दिया। मोरलिटी प्ले ने नाटकों को क्या किया था, चर्च की दीवारों से बाहर निकाला था, तो इंटरल्यूड ने उसमें से भगवान को, शैतान को और भारी भरकम उपदेशों को भी बाहर निकाल दिया, और केवल जो इंसानी हास्य है, मनोरंजन है ना, कॉमिक, उसका जो हास्य, मनोरंजन और इंसानी बुद्धि है, विट और कॉमेडी, उसके साथ शुरुआत करते हैं। तो मोरलिटी प्ले से एलिजाबेथन का जो शेक्सपियर का युग है, उसके बीच का जो ये है काल है, ये तो ये एक तरीके से ट्रांजिशनल पीरियड है, संक्रमण काल है। तो जानते हैं कि इंटरल्यूड का मीनिंग क्या होता है, पहले ये भी देख लेते हैं। तो इंटर मतलब बीच में, और ल्यूड का मतलब खेल या नाटक, तो किसी भी दो घटनाओं के बीच में होने वाला खेल या नाटक। तो दो घटनाएं कौन सी, जैसे ये नाटक एक तो आम जनता के लिए बाजारों में नहीं होते थे, काफी डीप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये भी चीज पता होनी चाहिए। ये मुख्य रूप से कहाँ होते थे, कोर्ट बैंक के, मतलब राजाओं और बड़े नवाब जो हैं उनके महलों के बैंके हॉल में, दीवान खाने में, जहाँ नवाबों के यहाँ बड़ी दावतें, तो दो, जैसे दो दावतें हैं तो उनके बीच में खाली समय है, तो उसमें जो मेहमानों के मनोरंजन के लिए कोई छोटा नाटक मंचित कर दिया कि वो उसको देख रहे हैं, पहले वाले खाए हुए को पचा रहे हैं, दूसरे खाने के लिए भूख लगा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि एंटरटेन कर लेते हैं। तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती थी इंटरल्यूड्स की, एक तो ये छोटे होते थे, मोरलिटी प्ले तो बहुत लंबे कई कई घंटों के, लेकिन इंटरल्यूड्स बहुत छोटे तेज, केवल कुछ ही पात्रों के होते थे, इनमें किसी बड़े सेट की जरूरत नहीं पड़ती थी, सेक्युलर होते थे ना, क्योंकि जैसे भगवान, फरिश्ते या एवरीमैन जैसे काल्पनिक पात्र नहीं होते थे, इसके बजाय सामान्य इंसान, जैसे कोई पादरी का करेक्टर है, कोई राहगीर का करेक्टर है, कोई दुकानदार है, या कोई पति पत्नी है, उनको ले लेते थे। तो इसमें सबसे जो इसका जो मेन लेखक है वो जॉन हेवुड है, ये याद रखना है, जॉन हेवुड। जॉन हेवुड है, और इसके इसका जो सबसे प्रसिद्ध वो है, वो ये है, जॉन हेवुड का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरल्यूड राइटर
फल्जल्स एंड लुक्रीज मेडवॉल फर्स्ट सेक्युलर इंग्लिश प्ले, ये एक अलग बात है। लेकिन जो जॉन हेवुड का है वो फोर पीज है, ये हम अलग पढ़ चुके हैं पहले। तो फोर पीज इन्होंने 1544 में लिखा था, है ना। जॉन हेवुड ने क्या लिखा था, फोर पीज, FOUR, फोर पीज, ठीक है। ये इस नाम से इन्होंने लिखा। तो इसमें चार मतलब अलग अलग पेशे के लोग हैं जिनका नाम पी अक्षर से शुरू होता है। जैसे पामर है ना। और पामर मतलब तीर्थयात्री। पार्डनर चर्च का पाप क्षमा पत्र बेचने वाला, है ना। और पोटिकेरी उस समय वैद्य को बोलते थे, एपोथिकेरी करने वाले को। पेडलर फेरी बेचने वाला। तो इसमें नाटक में ये बहस छिड़ जाती है फोर पीज में कि सबसे कौन अपनी बात, इन चारों में फोर पीज में ये बहस छिड़ती है कि कौन अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहेगा। तो उसमें जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वही जीतेगा। तो अंत में कौन जीत जाता है, पामर जीत जाता है। वो यूं कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की, लेकिन किसी महिला, आज तक मैंने कोई महिला ऐसी नहीं देखी जो धैर्य को खो जाए। स्त्रियों में सब में बहुत पेशेंस होता है। तो ये उस टाइम पे मतलब एक तरीके से व्यंग कर दिया स्त्रियों के ग्रुप पे, कि ये समाज और महिलाओं की रूढ़िवादिता पे काफी एक तीखा व्यंग कर दिया। और द प्ले ऑफ द वेदर, इसमें भी ये द जो देवताओं का राजा जुपिटर होता है वो धरती पे आ जाता है, और वो इंसानों की आपस में इस बात पे लड़ाई हो रही है कि मौसम कैसा होना चाहिए। तो एक रेंजर को हवा चाहिए, एक किसान को बारिश, और आइस व्यापारी को ठंड, सुंदर महिला को हल्की धूप। फिर लास्ट में जो जुपिटर है ना, वो फैसला सुना जाता है कि मौसम तो वैसा ही रहेगा जैसा भगवान, क्योंकि इंसानों की सारी इच्छाएं एक साथ पूरी नहीं होती। तो इस तरीके से ये मोरलिटी प्ले और इंटरल्यूड्स होते थे। तो इनमें एक तो स्थान का अंतर होता था, मोरलिटी प्ले खुली सड़कों में, बाजारों में, आम जनता के बीच होते थे। लेकिन ये जो है राजा और नवाबों के महल और उनमें, है ना, उसमें अमूर्त विचार, डेथ, गॉड डीड्स, इस टाइप के करेक्टर्स होते थे। इसमें समाज के वास्तविक लोग, उसका जो उद्देश्य था नैतिक और धार्मिक शिक्षा देना, और इनका उद्देश्य विशुद्ध मनोरंजन, है ना, इन और इंटरटेनमेंट और विट। और वो काफी बड़े होते थे, ये काफी छोटे होते थे। तो ये है इंटरल्यूड्स ने मतलब अंग्रेजी साहित्य को काफी बड़ी देन दी है, क्योंकि इन्हीं से इंसानी रिश्तों पे और हास्य और संवादों पे ये डिस्कशन होना शुरू हुआ है। तो उसके बाद में अब जो अगला पॉइंट है वो है कि अर्ली एलिजाबेथन फर्स्ट कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। तो अब यहाँ से एलिजाबेथन, तो उनमें राल्फ रोइस्टर डोइस्टर की उड़ाल, ये आगे डिस्कशन में आएगा। गैमर गर्टन्स, नीडल, स्टीवेंसन और गॉर्बडक जो है ये नॉर्टन और सैकविल्ले का है। तो राल्फ रोइस्टर डोइस्टर उडाल का, गैमर गर्टन्स नीडल, स्टीवेंसन का, गॉर्बडक, नॉर्टन और सैकविल्ले का। ये फर्स्ट परमानेंट प्ले हाउस बिल्ट 1576। तो जब परमानेंट प्ले हाउस बना तो उससे पहले ही राल्फ रोइस्टर डोइस्टर और गैमर गर्टन्स नीडल ये पहले ही आ चुके थे। तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखने की हैं। तो हम जो ये देख रहे हैं कि अर्ली एलिजाबेथन फर्स्ट कॉमेडीज और ट्रेजेडीज, तो इनमें जो एक तरीके से ऑफिशियल मतलब कॉमेडी जो ट्रेजेडी जो फर्स्ट हैं वो देखिए इस दौर में। ये जो टाइम है ना 1580, ये 1550 से 1587 का। तो एक तरीके से इसको फाउंडेशन ब्लॉक कह सकते हैं अंग्रेजी नाटक के इतिहास का। तो पहली आधिकारिक कॉमेडी और पहली आधिकारिक ट्रेजेडी, ठीक है, और फर्स्ट परमानेंट प्ले हाउस भी उसी टाइम में बना। तो सबसे पहला जो ये है राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, ये पहली इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी है। तो निकोलस उडाल ने इसको लिखा था, जो वेस्टमिंस्टर स्कूल का हेडमास्टर है ना। तो इसको क्यों पहली कॉमेडी माना जाता है कि इससे पहले की जो कॉमेडीज थी वो क्या थी, इंटरल्यूड्स थी, उनका कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता था। उडाल ने जो रोमन नाटककार थे प्लॉटस, उनका नाटक होता था माइल्स और ग्लोरियोसस, घमंडी सैनिक, उसी के स्ट्रक्चर को चुराया था और फिर नाटक को 5 एक्ट्स में विभाजित करके लिखा। तो ये एक क्लासिकल कॉमेडी बनी इस तरीके से ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये 1552 में राल्फ रोइस्टर डोइस्टर जो है ये सबसे पहली इंग्लिश क्लासिकल मतलब कॉमेडी है। और ये किसने लिखी, उडाल ने लिखी, निकोलस उडाल ने
जो क्या थे, मतलब एक हेडमास्टर थे, और इन्होंने जो रोम के मतलब प्रसिद्ध नाटककार हुए प्लॉटस, उनका नाटक था माइल्स ग्लोरियोसस। वो एक घमंडी सैनिक जो है, उसके उस पे नाटक बनता है, वो 5 एक्ट्स में था, उसी को इसने करके लिख दिया। तो इसमें क्या कहानी है कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर एक बहुत ही घमंडी बेवकूफ और खुद को बड़ा सूरवीर समझने वाला व्यक्ति है, और वो क्रिश्चियन जो कस्टेंस नामक एक अमीर विधवा से शादी करना चाहता है, लेकिन मैथ्यू मैरी ग्रीक नामक एक चालाक पात्र राल्फ को बेवकूफ बना देता है, और अंत में राल्फ की भयंकर फजीयत होती है। तो ये थी इसमें फर्स्ट कॉमेडी। और दूसरी गैमर गर्टन्स नीडल, ये 1553 में आती है ना। तो इसका श्रेय जाता है विलियम स्टीवेंसन को। तो अगली है गैमर गर्टन्स नीडल, और ये आती है 1553 में। तो इसमें भी एक इंग्लैंड के देहाती और गंवारू जीवन का, मतलब रस्टिक इंग्लिश लाइफ पे बहुत ही मजेदार कॉमेडी है। इसमें एक बूढ़ी महिला, बूढ़ी गामर गर्टन की कपड़े सिलने वाली सुई जो है ना, वो खो जाती है, और उस समय वो बहुत कीमती चीज मानी जाती थी। और जो डिक द बेडलाम नामक एक जो आवारा चालाक चरित्र है, वो पूरे गांव में ये फैला देता है कि ये सुई पड़ोस वाली अम्मा ने चुराई। इस चक्कर में पूरे गांव में भयंकर लड़ाई और गाली गलौज शुरू हो जाती है। अंत में सुई जो है ना, गामर की गर्दन के नौकर हौज के पायजामे में चुभी हुई मिल जाती है। तो ऐसे करके ये दूसरी एक कॉमेडी का वर्क है। और तीसरा जो है ना, मतलब ये ट्रेजेडी वर्क है गौरबडक, है ना। ये जो हमने, जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस कर रहे थे पिछले वाले लेसन में, तब भी कहा था कि जो एलिजाबेथ का जो सक्सेशन प्रॉब्लम है, कि उसके कोई बच्चा नहीं है, उसको चेतावनी देने के लिए ये नॉर्टन और सैकविल इसको लिखते हैं। तो इसमें क्या दिखाया है कि थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविले ने, और इसका दूसरा नाम फेरेक्स और पोरेक्स भी है। तो ये हम आगे 20 को डिस्कशन करेंगे। तो ये एक पहली आधिकारिक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। ये सब है इसका। तो ये और इसमें नाटक, इसमें प्राचीन नाटक रोमन नाटककार जो सेनेका है, उसकी रक्तपात और बदले वाली जो ब्लड और रिवेंज वाली ट्रेजेडी है, उसकी शैली पे आधारित है। इसमें राजा गौरबडक जो होता है ना, अपने जीते जी अपना राज्य अपने दो बेटों में, फेरेक्स और पोरेक्स में बांट देता है। दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं, और छोटा भाई क्या है, वो बड़े को मार देता है। और माँ फिर गुस्से में छोटे भाई की हत्या कर देती है, और अंत में जनता विद्रोह करके राजा और रानी दोनों को मार डालती है। तो एक तरीके से ये रानी एलिजाबेथ को चेतावनी दी थी, जो हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कशन किया था। तो फिर बाद में फिर शुरू होता है एलिजाबेथन गोल्डन एज यूनिवर्सिटी विट्स, इसको हम आगे पढ़ेंगे। मार्लो को आगे पढ़ेंगे, टेम्बरलेन को, और फिर यहाँ से गोल्डन एज स्टार्ट होता है। ये जो जब, क्योंकि फिर तो एक परमानेंट प्ले हाउस बिल्ड हो जाता है 1576 में। फिर शेक्सपियर को पढ़ेंगे, और जॉनसन चैपमैन डेकर को पढ़ेंगे, फिर जैकोबियन पीरियड। इस तरीके से ये पूरा एक टेबल में हमने पढ़ा। और फिर बाद में इसका 1642 में पार्लियामेंट क्लोज कर देता है ऑल थिएटर्स को, है ना। सिविल वार के टाइम पे, आउटब्रेक ऑफ द सिविल वार, प्यूरिटन्स इन पावर, प्यूरिटन्स आ जाते हैं, जो कि कॉज मानते हैं कि ये सब बकवास चीजें हैं, इनको बंद करना चाहिए। और फिर 18 ईयर के गैप के बाद फिर रिस्टोरेशन होता है 1660 में। चार्ल्स टू जो है ना, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। थिएटर्स रीओपन होता है, फर्स्ट विमेन ऑन स्टेज फिर आती है 1660 में, मिसेस कोलमैन। तो ये इस तरीके से हम इसकी वो देख रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल हेरिटेज, ग्रीक एंड रोमन ड्रामा। कैसे करके ये वहां से, और फिर मतलब ग्रीक में, ग्रीक और रोमन ड्रामा में से कैसे कैसे करके विकास, मतलब ड्रामे का विकास होता है। अब इस टॉपिक में हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लासिकल हेरिटेज में मतलब ग्रीक और रोमन ड्रामा का जो इन्फ्लुएंस है ना, तो वो किस रूप में है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि नो, ये जो है ना कि एलिजाबेथन्स मेनली थ्रू सेनेकाज लैटिन, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली कोई ग्रीक को पढ़े हुए नहीं थे। तो जैसे ग्रीक ट्रेजेडी है, अब ग्रीक ट्रेजेडी में एस्किलस हैं, सोफोकल्स हैं, या यूरिपिडीज हैं। अब इनको एलिजाबेथन युग के जो लेखक हैं, जैसे शेक्सपियर या क्रिस्टोफर मार्लो, जिनको हम आगे पढ़ेंगे,
उन्होंने सोफोकल्स का जो ओडिपस रेक्स है या एस्किलस के नाटक हैं, ये सीधे मूल रूप में नहीं पढ़े थे ग्रीक में ही, बल्कि ग्रीक नाटकों की जितनी भी मुख्य बात थी वे पहले कहाँ गई, रोमन साम्राज्य में गई, और वहां का जो लेखक है सेनेका, वो उसको लैटिन भाषा में डालता है। नॉन टू एलिजाबेथन्स मेनली थ्रू सेनेकास लैटिन्स अडेप्टेशन नॉट इन ओरिजिनल ग्रीक। तो ये वाला जो फैक्ट है, तो ये प्रभाव है। और क्योंकि एलिजाबेथन जो लेखक है वे स्कूल कॉलेज में लैटिन भाषा सीखते थे, इसलिए उन्होंने सेनेका के माध्यम से ग्रीक ट्रेजेडी को ही जाना। अब इंग्लैंड को इन ग्रीक नाटकों से, जो सेनेका के रास्ते इंग्लैंड में पहुंची, ये जो ट्रेजेडी थी, इनसे क्या मिला? एक तो मिला 5 एक्ट स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये 5 एक्ट स्ट्रक्चर जो है ये कैसे मिला, जो इंग्लिश नाटकों को, तो वो मिला ग्रीक ट्रेजेडी से। लेकिन किसके माध्यम से मिला? जो ट्रांसलेशंस हो क्या है, फिर सेनेका के माध्यम से, है ना। द मैसेंजर रिपोर्ट, और जो जो मैसेंजर रिपोर्ट मतलब ग्रीक नाटकों में क्या होता था, मंच पे सीधे मर्डर या युद्ध दिखाना पाप मानते थे, तो एक मैसेंजर दौड़ते हुए मंच पे आता था और दर्शकों को बताता था कि पर्दे के पीछे क्या भयानक घटना हो रही है। और जो कोरस है ना, कोरस का भी वहीं से आया है, ये ग्रीक ट्रेजेडी से ही, कि 10-12 लोगों का एक समूह जो मंच के किनारे खड़े होकर गाने के जरिए, कोरस किसको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कोरस किसको बोलते हैं, तो 10-12 लोगों का एक समूह जो मंच के किनारे खड़े होकर गाता था और गाने के जरिए कहानी की पृष्ठभूमि और नैतिकता दर्शकों को समझाता था। जैसे हम मार्लो को पढ़ेंगे तो उसका डॉक्टर फॉस्टस की शुरुआत और अंत भी में कोरस आता है। तो फिर उसके बाद में तो ये चीज एक एक पॉइंट है कि हमें क्या मिला वहां से ग्रीक ट्रेजेडी से, इंग्लिश मतलब ड्रामे को क्या मिला। तो एक तो ये 5 एक्ट स्ट्रक्चर मिला है, मैसेंजर रिपोर्ट का जो तरीका वो वहां से मिला, और दो जो कॉरस है ना, वो वहां से मिला है। सेनेका से क्या मिलता है? जो सेनेका है कौन, पहले तो ये देखते हैं। सेनेका जो है ना, वो रोम के काफी बड़े और बहुत बड़े दार्शनिक और नाटककार हुए सेनेका, ना। इनकी टाइमिंग भी याद रखनी है कि इनकी टाइमिंग क्या है, दो 4th BC से AD 65 तक ना, ये इनका इनकी टाइमिंग है। और क्लोजिट ट्रेजेडी जो है, अ, मतलब इनकी जो ट्रेजेडीज है ना, वो एक तरीके से रिवेंज ट्रेजेडीज हैं, बहुत दुखांत नाटक लिखे इन्होंने और बदले से भरे हुए। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिकल इन्फ्लुएंस हिज ट्रेजेडीज वर रिटन टू बी रिसाइटेड। और ये लिखी किस लिए गई थी? केवल सुनाने के लिए, रिसाइट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखी थी इन्होंने। लेकिन एलिजाबेथन जो राइटर हैं वो ज्यादातर उसको स्टेज पे प्ले करके दिखाने वाले शैली में लिखते हैं। प्रोडक्टिव मिस्टेक्स, ये इनकी एक काफी बड़ी मिस्टेक रही। हिज गिफ्ट टू इंग्लिश ड्रामा, द 5 एक्ट स्ट्रक्चर, ये भी सब वहीं से आ रहा है। द घोस्ट डिमांडिंग रिवेंज, और तो क्लोजिट ट्रेजेडी का भ्रम रहा एक तो ये। और दूसरा जैसे भूत का चरित्र है, मंच पे बहुत भयंकर हिंसा है, जैसे बाद में थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी में पूरी मंच पे लाशों के ढेरी लगा दिए, ये सब वहीं से आया है। सोलिलोक्वीज जो है ना, सोलिलोक्वीज में क्या होता है, ये काफी प्रसिद्ध सोलिलोक्वीज एग्जाम्स में आती है, टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट की। तो इसमें क्या होता है कि एक अकेला जो खड़ा हुआ, एक मंच पे कोई चरित्र अकेला खड़ा होता है और दर्शकों को सीधे देखते हो, अपने दिमाग में जो चल रही चाल है या भावनाएं है ना, उन्हें। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है, इन यार्ड्स एंड ट्रेवलिंग प्लेयर्स बिफोर 1576, मतलब 1576 में ही क्या हुआ था, परमानेंट एक स्थायी प्ले हाउस या व्यावसायिक थिएटर बनना स्टार्ट होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो थिएटर है, रंगमंच है, उसका जो फिजिकल और जो आर्किटेक्चरल हिस्ट्री है, उसकी जो भौतिक और वास्तुकला का इतिहास है, आर्किटेक्चरल मतलब वो प्ले हाउस होते कैसे थे, ये शुरुआत कैसे हुई है, तो ये इन यार्ड से हुई है। इन किसको बोल रहे होते हैं? इन कहते हैं सराय को, किसी भी जैसे धर्मशाला टाइप होते हैं ना उनको, होटल को। इन यार्ड्स मतलब आंगन। और ये इन यार्ड्स और ये जो शुरुआती जो आपके आर्टिस्ट थे, अभिनेता थे, ये कैसे थे? ट्रेवलिंग प्लेयर्स थे। जिन आज एक्टर्स की इतनी इतनी मतलब पे देखते हैं ना आप, उस कभी हम लोग आज कई कई 100 करोड़ रुपए एक एक मूवीज के जो ले रहे हैं, तो किसी टाइम पे इनकी क्या स्थिति थी?
कि ये सराय के आंगन ये ही मतलब सराय के आंगन से शुरू हुए थे और ये ट्रैवलिंग प्लेयर्स थे, मतलब भ्रमणशील अभिनेता थे। कब से पहले? 1576 से पहले। और वो आइटरेंट ट्रूप्स, आइटिनरेंट ट्रूप्स मतलब घुमंतु मंडलियां थी, ठीक है। और वे 5-10 लोगों का समूह बनाकर एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। और वे नवाबों के जो बड़े हॉल हैं, ग्रेट हॉल्स में, शहर के मुख्य बाजारों में और सराय के आंगनों में ही नाटक करते थे, मतलब इन यार्ड्स में। और साथ साथ में पैट्रन्स लाइब्रेरी, तो पैट्रन्स की लिवरी भी इनके पास होना जरूरी होता था। मतलब उस दौर के अनुसार कोई भी अभिनेता स्वतंत्र रूप से, व्यावसायिक रूप से नाटक नहीं बेच सकता था। उन्हें उल्टी का लीगली अगर उन्हें वैधता पानी है तो किसी बड़े नवाब से या शाही घराने का सर्वेंट बन के रहना पड़ता था। और अगर ऐसा नहीं करता था वो, मतलब उनकी स्पेशली दी हुई यूनिफॉर्म और बैज अगर नहीं पहनता था, तो वेगाबॉन्ड एक्ट में लगा के उनको आवारा या ठगिया अपराधी दिखा करके उसको जेल में डाल देते थे। तो ये स्थिति उस समय पे हुआ करती थी किसकी? जो आज के अभिनेता हैं, जब अभिनय शुरू हुआ तब की ये स्थिति थी। तो जो इन यार्ड का लेआउट है वो कैसा होता था कि जो जो इन्स होती थी, सारी की सारी सराय, उनका जो मुसाफिर जहाँ ठहरते थे, वो उनमें क्या बीच में एक आंगन होता था। और उस आंगन में सामने स्टेज बना लेते थे। और स्टेज के जो नीचे बैठते थे लोग सामने आंगन में खुली जगह पे, वो सारे ग्राउंडलिंग्स कहलाते थे, है ना। और जो मकान में के जो सामने बरामदे टाइप या गैलरी टाइप बनी होती थी, उनसे जो लोग देखते थे, वो गैलरीज से जब देखते थे तो वो वीआईपी माने जाते थे। तो जो रईस और संभ्रांत लोग होते थे ना, वो आराम से वहां से, तो उनसे अलग जो इनकीपर होता था वो अलग से पैसा लेता था। तो इनकी जो इन्स हैं, ये इनकी काफी अच्छी कमाई है। और उनको शराब भी बेचता, उनको खाना बेचता, तो उनकी काफी अच्छी आमदनी हुआ करती थी। तो ऐसे करके ये प्ले हाउस फिर मतलब आगे प्ले हाउस का जो आर्किटेक्चर है वो आगे बढ़ता हुआ चलता है। और फिर जो ये क्वेश्चन है कि हाउ दिस शेप्ड द प्ले हाउस, तो सबसे पहले ये व्यक्ति हुए, ये एक फैक्ट है, ये याद रखने का है कि जेम्स बर्बाज, तो ये जेम्स बर्बेज जो हैं, इसी ने सबसे पहले द थिएटर के नाम से एक परमानेंट प्ले हाउस बनाया, स्थायी थिएटर बनाया। तो वो एक व्यावसायिक थिएटर था। तो ये तो एक तो इसका नाम कि वो उसका नाम क्या है, द थिएटर, कब बना? 1576 में, है ना। तो जेम्स बर्बेज ने और उसने किसी नए और आधुनिक डिजाइन का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि यही जो सराय का आंगन जैसे होता उसी लेआउट को ही एक पक्के रूप में इमारत का ढांचा बना दिया। मतलब सराय का खुला आंगन थिएटर का यार्ड या पिट कहलाया, जहाँ छत नहीं होती थी, गरीब दर्शक ग्राउंडलिंग्स वहां खड़े होते थे। और सराय की जो 2-3 मंजिल होती थी वैसी उसने बालकनियां बना दी। थिएटर की मल्टी लेवल गैलरीज बनी, वहां पैसे वाले लोग टिकट खरीद के बैठ सकते थे। और अस्थाई मंच बनाया, फर्स्ट स्टेज, जो पीछे की दीवार से आगे की यार्ड की तरफ निकला रहता था। तो ये है कि सराय के आंगन को ही एलिजाबेथन थिएटर का आप आर्किटेक्चरल एंसेस्टर कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो इसमें दिए हैं कि फेमस इन यार्ड वेन्यूज जो थे उस समय पे, मतलब स्थाई थिएटर जब बना तो उससे पहले और उसके बाद भी कुछ समय तक लंदन के भीतर ये 4 सराय जो हैं, जो इसमें दी हुई है, काफी मशहूर रही थी। और जिसका नाम हुआ करता था द बुल इन, द बेल इन, द क्रॉस कीज और द बेल सेवेज। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो प्रोविंशियल टूरिंग और प्लेग, तो लंदन में उस समय भीड़ भाड़ और गंदगी के कारण प्लेग फैल जाता था। तो थिएटर पे कभी भी कानूनी ताला पड़ जाता था, है ना। ये है ना प्रोविंशियल टूरिंग। तो व्हेन प्लेग क्लोज लंदन थिएटर्स, तो ऐसे करके ये 1593 में, 1603 में कंपनीज टूर द प्रोविंस, ब्रिस्टल, कोवेंट्री, नॉर्विच, यॉर्क, कैम्ब्रिज। तो जब थिएटरों पे कानूनी ताला लग जाता था तो लंदन के थिएटर बंद हो जाते, तो नाटक कंपनियां जब भूखे मरने लगती, तो फिर वो प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस मतलब लंदन से बाहर के जो क्षेत्र हैं, जैसे ब्रिस्टल, कोवेंट्री, नार्विक और कैम्ब्रिज के दौरों पे निकल जाते थे। और इन शहरों के पुराने जो सरकारी खाते हैं, टाउन अकाउंट्स हैं, उनमें इस टाइप के रिकॉर्ड्स मिलते हैं।
प्रोविंशियल टाउन अकाउंट्स में इस तरह के रिकॉर्ड मिलते हैं। हिस्टोरियन से बताते हैं कि जब 1593-94 में प्लेग के दौरान लंदन पूरी तरह बंद था, तो विलियम शेक्सपियर की जो कंपनी है चैम्बरलेन्स मेन ने भी इसी तरह के बाहरी शहरों का प्रांतीय दौरा किया था। तो ये थी इनकी आर्किटेक्चरल हिस्ट्री। अब देखते हैं हम प्ले हाउसेस को कि कौन से फेमस फेमस प्ले हाउसेस थे और कौन सा कब बना। तो एक बार अगर इनका क्रम देख लेंगे तो इनमें जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो याद रख सकते हैं। अगर ये जो प्ले हाउस हैं इनकी हम क्रोनोलॉजी देखें, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आया हुआ है पहले 2016 में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। तो इनकी टाइमिंग पूछी है। मान लो रेड लॉइन कब बना, ये द थिएटर कब बना, कर्टेन और द ग्लोब। तो जब ये क्वेश्चन है तो औरों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में तो सबसे पहले रेड लॉइन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जॉन ब्रेन है ना, ये जो अगला द थिएटर बनाते हैं इनके ये ब्रदर इन लॉ होते हैं। तो मेनली ये बात जानने की है कि ये फर्स्ट परमानेंट आउटडोर प्ले हाउस था, ठीक है ना। तो इन इंग्लैंड, और ये कहाँ बनाया था, स्टेपनी के एरिया में बना था, जो लंदन का ही एरिया होता है आउटसाइड का। स्टेपनी के खेत के आंगन में इसको बनाया था। ये बहुत कम समय तक चला, लेकिन इसी से स्थायी जो थिएटर हैं उनकी शुरुआत मानी जाती है। द डेट ऑफ फर्स्ट परमानेंट थिएटर। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। फिर इसके बाद बनता है द थिएटर। तो जो द थिएटर है इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है जेम्स बर्बेज। तो पहले वाला जॉन ब्रेन और दूसरे वाले को, ये दोनों रिलेटिव हैं, वो इसी का ब्रदर इन लॉ है जेम्स बर्बेज का। तो जेम्स बर्बेज ये स्थाई सफल और स्थाई एक तरीके से मतलब परमानेंट प्ले हाउस है, बिल्ट एट शोरडिच में। सक्सेसफुल होता है ये नॉर्थ ऑफ सिटी सिटी ज्यूरिसडिक्शन। तो ये लंदन की जो सिटी है उससे थोड़ा बाहर है, क्योंकि उस समय पे ये जो टाइम है, इस टाइम पे एलिजाबेथ का टाइम था, और जो प्रोटेस्टेंट है ना वो कभी कभी हावी होते हैं और वो मना करते हैं कि सारे थिएटर्स जो है बंद करो। तो ये लंदन के एरिया से थोड़ा बाहर बनाते हैं। नॉर्थ और आउटसाइड सिटी ज्यूरिसडिक्शन की लीगल रीजन द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन परफॉर्म ईयर डिमोलिश्ड 1598। तो इस ये बाद में डिमोलिश कर दिया जाता है। जो शेक्सपियर की कंपनी थी ना, ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन यहीं पे नाटक करती थी। तो ये ध्यान रखने का है। और 1598 में से तोड़ा गया, इसी की लकड़ियों से फिर बाद में द ग्लोब जो है ना वो बनाया। फिर इसके बाद में अगला है, तो अगर ये मतलब पहले यही देखते हैं द थिएटर में, तो कोई क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि जो चैम्बरलेन्स है ना उसकी कंपनी शेक्सपियर की, वो कहाँ पे परफॉर्म करती थी, तो वो द थिएटर में। फिर अगली बात करते हैं द कर्टेन की। ये 15, ये इसके तुरंत बाद का है, हेनरी लैनमैन का। ये भी शोरडिच में ही द थिएटर के ही पास था। जब 1597 से 99 में ग्लोबल थिएटर ग्लोब थिएटर बन रहा था, जो जो आगे आने वाला है टेबल में, तब शेक्सपियर की कंपनी ने कुछ समय के लिए इसी थिएटर में ही था, कर्टेन में भी मतलब अपना प्ले किया था, इस्तेमाल किया था। शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक जो है कौन सा, हेनरी फिफ्थ, वो यूं मानते हैं कि यहीं पे ही फॉर्म किया गया था। बात करते हैं द रोज की। तो इसका जो मतलब रोज को ये 1587 में, इसके 10 इयर्स लेटर। और फिलिप हैंसलो, ये है, ये थेम्स नदी के साउथ बैंक में, साउथ बैंक प्ले हाउस साउथ वर्क होम एट एडमिरल्स मेन। तो ये इस तरीके से ये और जो, क्योंकि ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये एडमिरल्स मेन कंपनी और प्रसिद्ध अभिनेता एडवर्ड एलीन, ठीक है ना, एडमिरल एडवर्ड एलीन जो है ना, होम ऑफ द एडमिरल्स मेन, तो ये इसका नाम है। और एडवर्ड एलीन जो है ना ये मतलब इसका अभिनेता है, इसका घर था। और जो मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्ले है ना वो यहीं पे ही उनका प्रीमियर होता था। हेंसलो फेमस डायरी अकाउंट बैंक जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ। तो जब हम इसको पढ़ रहे होंगे मार्लो को, तब भी ये डिस्कशन आ जाएगा कि इसके नाटक कहाँ पे होते थे। तो ये द रोज में, ऐसे करके इनको अलग अलग तरीके से याद रखना होता है। फिर ये है द स्वान। तो इस तरीके से इनको एक एक करके सबको पढ़ सकते हैं। तो ये थिएटर हिस्ट्री में मोस्ट फेमस, ये जो सॉरी द स्वान है नॉन फॉर डीविट्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फेमस ड्राइंग, ये इसकी डीविट की जो
ड्राइंग है, क्योंकि थिएटर कैसे होते थे ये सबसे पहले इसी के चित्र से पता लगता है उस समय पे। तो थिएटर इतिहास में डेविड के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उसके कारण ये प्रसिद्ध है कि डच यात्री था ये योहान डेविड, इसने थिएटर के अंदर का एक चित्र बनाया था और वो एलिजाबेथन थिएटर के आंतरिक भाग की इकलौती जीवित समकालीन तस्वीर है। इसमें लगभग 3000 दर्शक बैठ सकते थे और उसका नाम स्वान है। ठीक है, तो ये याद रखने का है। फिर ये जो ग्लोब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1599 का मोस्ट फेमस एलिजाबेथन युग का सबसे प्रसिद्ध थिएटर है और कथबर्ट व रिचर्ड बर्बेज और विलियम शेक्सपियर और अन्य सब ने बनाया। द थिएटर की जमीन का जब पट्टा खत्म होगा तो बर्बेज ब्रदर्स ने सर्दियों की रात में उन्हीं लकड़ियों को उखाड़ के थेम्स नदी पे ले जाके द ग्लोब खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं ना द थिएटर को। द थिएटर की उनसे ही बनाया था शेक्सपियर का की कंपनी का स्थायी घर था। जून 1613 में जब हेनरी एट्थ नाटक के दौरान एक तोप के मिसफायर होने से इसमें आग भी लगी थी। फिर ऐसे ये द फॉर्च्यून है, फिर आगे द रेड बुल है ना, द होप है, बैक फ्रायर्स है, ब्लैक फ्रायर्स है। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए और इनमें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको याद रखने की जरूरत है। तो आगे जो ये डेविड ड्राइंग है जिसका हमने अभी अभी डिस्कशन किया था, तो एलिजाबेथन के जो प्ले हाउस थे वो कैसे होते थे उनके स्ट्रक्चर पे, इसकी जो मतलब इसका जो एक बुक में जो चित्र मिलता है ना तो उसमें ये सब शेप वगैरह उसकी बता रखी है। डेविड की ड्राइंग कैसी थी, उसमें यार्ड में यार्ड क्या होता था, स्टेज कैसा होता था। तो एक सामान्य जानकारी के लिए इसको देख सकते हैं, लेकिन ये डेविड जो फैक्ट है ये जरूर याद रखना चाहिए कि मतलब डेविड की जो ड्राइंग है ना उसी में ही थिएटर के स्ट्रक्चर का पता लगता है। तो ये याद रखने का है ना। और ये ओवरऑल शेप कैसी होती थी उनकी ड्राइंग में उसने बताया ये सब। ये अगर एक बार देख लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। अब बात करेंगे फिर हम एक्टिंग कंपनीज। तो जो ये क्वेश्चन है कि एक्टिंग कंपनीज से रिलेटेड की एन एलिजाबेथन एक्टिंग कंपनी वाज प्राइमरली ओन्ड बाय, तो ये किसके द्वारा मतलब इनका मालिक कौन होता था, प्रश्न तो ये है। लेकिन हमें इनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उस समय के एक्टिंग कंपनीज जो है उनका मालिक कौन होता था, तो स्टेट नहीं होता था ना, प्ले राइट मतलब नाटककार खुद भी नहीं होते थे, खुद एक्टिंग कंपनी उसकी मालिक होती थी, चर्च भी नहीं होता था। इसका जो एक सामान्य ढांचा है वो इस तरीके से तक था कि टू टू कंपनी सिस्टम था उस समय पे। जो ये बड़ी प्रसिद्ध दो कंपनियां थी ना, ये जो दो कंपनियों की व्यवस्था थी शेक्सपियर बनाम मार्लो की, ये ना चैम्बरलेन्स वर्सेस एडमिरल्स में। तो एक जो पहली कंपनी है लंदन के रंगमंच पे दो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी नाटक कंपनियों का ही राज होता था। यूजीसी में जो ये क्वेश्चंस जब वैसे आया है तो वो इस वाले क्वेश्चन से भी कुछ पूछ सकते हैं। तो एक कंपनी होती है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन और 1603 में इसका नाम बदल देते किंग्स मेन हो जाता है। तो इसका जो पैट्रन है मतलब जैसे हमने कहा ना कि उस समय पे उसको आ, एक पैटर्न की जरूरत पड़ती ही थी, नहीं तो फिर घुमक्कड़ केस में लगा के वेगाबॉन्ड मान के उनको बंद कर देते थे। तो उसका शाही संरक्षक कौन होता था, हेनरी कैरी या लॉर्ड हंसडन या चैम्बरलेन, कुछ भी उसको बोल सकते हैं, लॉर्ड हंसन या चैम्बरलेन। और ये 1603 में इसका किंग जेम्स बन जाता है फिर पैटर्न। तो इसके मुख्य लेखक और अभिनेता कौन थे, प्ले राइट मतलब लेखक और एक्टर अभिनेता तो कौन होते हैं, तो विलियम शेक्सपियर खुद भी इसमें शेयर रखता है अपने, है ना। शेक्सपियर और विलियम शेक्सपियर कंपनी के हिस्सेदार भी हैं। मुख्य अभिनेता होता है रिचर्ड बर्बेज और जोकर विलकेम्प रॉबर्ट आर्मिन, इस तरीके के लोग इसमें क्या बनते हैं, मतलब जोकर बनते हैं। और इसका प्ले हाउस कौन से होते हैं, द थिएटर जो 94 से 99 तक रहा, कर्टेन 97 99 में, ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स विंटर्स, तो ये सब ध्यान रखने के हैं थोड़े थोड़े। फिर लॉर्ड एडमिरल्स मेन एक ये होता था, इसका जो पैट्रन है वो चार्ल्स हॉरवर्ड या लॉर्ड एडमिरल, इसका लेखक क्रिस्टोफर मार्लो है। तो ये चीज याद रखने की है कि ये जो दो अलग अलग कंपनियां हैं ना, तो इतना तो कम से कम पता हो कि जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन थी ये शेक्सपियर से जुड़ी हुई थी कंपनी, और लॉर्ड एडमिरल्स मेन जो है ये क्रिस्टोफर मार्लो से जुड़ी हुई थी। तो ये चीज याद रखने की है। और थोड़ा थोड़ा इनका द थिएटर वगैरह का भी नाम याद रहे तो और भी अच्छा।
फिर कंपनी का जो फाइनेंस है वो हाउ इट वर्क, वो कैसे काम करता था, तो इसकी भी एक सामान्य जानकारी हो कि उसमें जो शेयरर्स होते थे वो कंपनी के वरिष्ठ और मुख्य अभिनेता जो कंपनी के सह मालिक भी थे। विलियम शेक्सपियर के पास चैम्बरलेन्स मेन कंपनी का लगभग 1.8% हिस्सा होता था। तो ये कंपनी के सभी व्यावसायिक फैसले लेते थे, नाटक के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा भी पाते थे। इस व्यवस्था से ये लोग बहुत अमीर बन गए। शेक्सपियर ने इसी पैसे से अपने उसका जो शहर होता है स्ट्रेटफोर्ड, तो उसमें वो एक बड़ा घर बनाते हैं। फिर हायर्ड मैन भी रहते थे इसमें, वेतनभोगी कर्मचारी भी रहते थे, है ना, जो ऐसे अभिनेता और मजदूर जिन्हें कंपनी दैनिक या साप्ताहिक मजदूरी देती थी। ये नाटकों में छोटे मोटे रोल जैसे पहरेदार, सिपाही आदि का निभाते थे। इन कंपनी के मुनाफे में कोई हिस्सा नहीं होता था। फिर अप्रेंटिस, बाल कलाकार, चेले होते थे 10 से 14 साल के लड़के, है ना, छोटे छोटे बच्चे वरिष्ठ अभिनेताओं के अधीन ट्रेनिंग करते थे। और इनमें एलिजाबेथन युग में महिलाओं को स्टेज पे आने की मनाही थी, है ना। अप्रेंटिस प्लेड विमेन्स रोल अंटिल देयर वॉइसेस ब्रोक, तो यही करते थे बच्चे इनका रोल, है ना। लगभग 16 से 18 साल तक की उम्र तक के नाटकों में महिलाओं के रोल जैसे जूलियट, लेडी मैकबेथ, क्लियोपेट्रा, यही लोग करते थे इसका रोल ना। तो बड़े होने पे ये हायर्ड मैन या शेयरर बन जाते थे। फिर बात करते हैं हाउसकीपर, प्लेराइट्स और हैंसलोज की डायरी में इसका क्या वो मिलता है। तो हाउसकीपर वे निवेशक होते थे जिनका पैसा खुद थिएटर की जो बिल्डिंग वगैरह में लग रहा होता था। तो हाउसकीपर को थिएटर की गैलरी से जो भी टिकट का पैसा आता था ना, तो वो उनको उसका बड़ा हिस्सा सीधा इन हाउसकीपर्स के पास जाता था। फिर प्लेराइट केवल स्क्रिप्ट लेखक होते थे, उस नाटककार कंपनी के मालिक नहीं होते थे ये। शेक्सपियर एक अपवाद थे क्योंकि वो अभिनेता भी था, शेयरर भी था। बेन जॉनसन और डेक्कर जैसे जो दूसरे लेखक हैं ना, वो केवल प्लेराइट अपनी स्क्रिप्ट बेचते थे। तो नाटककार अपनी स्क्रिप्ट पूरी तरीके से कंपनी को एक बार में एक मुश्त फीस, जैसे कोई $6 ले रहा, $8, €8 ले रहा है, तो वो बेच देता था। तो एक बार स्क्रिप्ट बिक जाने के बाद वे पूरी तरह से नाटक कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती थी। लेखक के पास उसका कोई भी कॉपीराइट नहीं होता था। तो ये भी एक फैक्ट है जो याद रखने का है कि ये है ना, स्क्रिप्ट्स ओन्ड बाय, पहले क्वेश्चन भी इस पे आ चुका है कि ये जो स्क्रिप्ट्स होती थी ना, ओन्ड बाय द एक्टिंग कंपनी, है ना, नॉट प्लेराइट। उसमें प्लेराइट का कोई भी रोल नहीं होता था। और ये जो हेंसलो है, लॉर्ड एडमिरल्स मैन का मालिक है। कौन? फिलिप हेंसलो। तो ये जो लॉर्ड एडमिरल्स मैन कंपनी का मालिक है कि एक व्यवहारिक जो अकाउंट बुक है ना, उसकी कोई निजी डायरी नहीं है ये। तो इसमें एलिजाबेथन थिएटर के व्यापार को समझने के लिए सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें मार्लो का, डेक्कर का, बेन जॉनसन की उधार स्क्रिप्ट, अभिनेताओं पे कपड़े खर्चदार, सब कुछ इसमें दे रखा है। तो ये इस तरीके से इनका एक मतलब थी उस टाइम की कंपनियों का वो दिया हुआ है। फिर जो बॉयज कंपनियां भी थी, बॉयज कंपनियों के बारे में जानते हैं। तो एलिजाबेथन टाइम में केवल शेक्सपियर और बर्बेज जैसे जो बड़े अभिनेता हैं, एडल्ट कंपनीज चला रहे हैं, केवल उन्हीं का बोलबाला नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं। तो जो बॉयज कंपनीज हैं वो भी थी, और प्राइवेट थिएटर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो उनमें मतलब बाल नाटक मंडलियां जो हैं, और वो भी इंडोर थिएटर थिएटर के दम पे अभिनेताओं को पूरी टक्कर दे रहे थे। तो इन पे भी क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है कि बाल नाटक मंडली कौन सी थी, कोई नाम डाल सकते हैं। तो ये मंडली मूल रूप से चर्च या शाही जो महलों के गायक दल होते हैं, कोयर स्कूल्स, उनके बच्चों से बनी होती थी, ठीक है, जिन्हें संगीत के साथ साथ नाटकों की विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उनमें जैसे ये कंपनी थी चिल्ड्रन ऑफ पॉल्स बॉयज, तो ये चिल्ड्रन ऑफ पॉल्स बॉयज सेंट पॉल्स कैथेड्रल का सिंगिंग स्कूल था। तो उस स्कूल की ये बच्चे होते थे। और इनमें जो प्ले राइट था मुख्य रूप से वो कौन है? जॉन लिली प्राइमरली ना, और जॉन मार्स्टन भी हैं। तो ये चर्च के गायक दल के बच्चों की मंडली थी। और पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध लेखक जो हुए हैं जॉन लिली, उसने अपनी अधिकांश परिष्कृत जो दरबारी कॉमेडीज हैं, कोर्ट कॉमेडीज, इन्हीं बच्चों को ध्यान में रख करके लिखी थी। कोयर बॉय यूज्ड
फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, है ना। जॉन लिली रोट मोस्ट ऑफ हिज कोर्ट कॉमेडीज फॉर देम, परफॉर्म्ड इंटरमिटेंटली 1575 टू 1608। तो जॉन लिली को भी हम पढ़ेंगे, तब भी ये रिवाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी याद रखने का है। चिल्ड्रन ऑफ द चैपल, तो ये भी एक मतलब ब्लैक फ्रायर्स जो थिएटर था पहले, ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और लेटर ये बाद में क्या बन गया, व्हाइट फ्रायर्स। तो चिल्ड्रन ऑफ द चैपल, चिल्ड्रन ऑफ द क्वींस रेवल्स भी इसको बोलते हैं। तो इसमें भी जॉन लिली और तो लेकिन इसके बारे में और सब और इम्पोर्टेंट विशेषता क्या है कि ये पहला क्या है, इंडोर थिएटर है ना। और ये शाही महल रॉयल चैपल के बच्चों की मंडली होती थी, रॉयल कॉयर बॉयज ट्रेंड फॉर कोर्ट परफॉर्मेंस, यूज द फर्स्ट ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, शेक्सपियर मॉक्स देम इन हेमलेट, लिटिल यासेज एट ए टाइम व्हेन दे वर सीरियसली। तो ब्लैक फ्रायर्स जो थिएटर 1576 में जो इस्तेमाल किया गया, और 1600 के दशक की शुरुआत में कंपनी इतनी लोकप्रिय हुई कि इसने वयस्क अभिनेताओं की कमाई आधी कर दी, तो बच्चे भी पूरी टक्कर देते थे। और लिटिल एयासिस जो है ना, इसका हेमलेट से जो कनेक्शन इसमें दिखाया है, लिटिल एयासिस, इसका क्या कनेक्शन है हेमलेट से, व्हेन दे वर सीरियसली रिवाइलिंग द एडल्ट कंपनीज। तो वो हेमलेट का जो एक्ट सेकंड है उसमें इन बाल कंपनियों पे तीखा व्यंग किया है, किसने, विलियम शेक्सपियर ने। हेमलेट जब यूं पूछता है कि लंदन के वयस्क अभिनेता शहरों का दौरा क्यों कर रहे हैं, तो उसे जवाब मिलता है कि लंदन में बच्चों की एक नई मंडली आ गई है जिसे वे लिटिल एयासिस, बाज के छोटे बच्चे कहते हैं। ये बच्चे मंच पर चिल्ला चिल्ला करके नाटक करते हैं और आज की तारीख में वयस्क कंपनियों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। ये दृश्य सीधे तौर पर तत्कालीन जो लंदन था उसके थिएटर के युद्ध, वार ऑफ द थिएटर्स को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक मतलब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट थिएटर्स की। तो जो पब्लिक थिएटर्स हैं जैसे ग्लोब, रोज, ये जो थिएटर्स हैं, और प्राइवेट थिएटर्स जैसे ब्लैक फ्रायर्स वगैरह, तो इनकी लोकेशन क्या होती थी, जैसे शोरडिच में, ये लंदन शहर की कानूनी सीमाओं पर पाबंदियों से बाहर थे। प्राइवेट थिएटर ये पुराने बंद ईसाई मठ या बड़े हॉलों के भीतर बने हुए थे, इंडोर एक तरीके से। और ये खुले आसमान में, ओपन एयर में, वो फुली इनक्लोज्ड। ऑडियंस जो है उसमें समाज के हर वर्ग के लोग हैं, इसमें केवल एलीट वर्ग है। और उसकी टिकट बहुत सस्ती है, इसकी बहुत महंगी है ना। सिक्स न्यूनतम टिकट ही 6 पेंस से शुरू होती थी। ये था लाइटिंग, उसमें दिन के उजाले में होती थी, मोमबत्ती की रोशनी में। संगीत नाम मात्र का, इसमें अत्यंत परिष्कृत, उसमें केवल वयस्क पुरुष अभिनेता, इसमें बाल नाटक मंडलियां होती थी इंडोर में, है ना। तो ये काफी महंगे होते थे, लेकिन तो ये है, इसमें तोप के गोले और ट्रैप डोर जैसे भारी इफेक्ट्स डलते थे, इसमें मोमबत्तियों को बुझा करके, धीमा करके, अंधेरे और रोशनी के बारीक ड्रामा इफेक्ट्स डालते थे। तो इसमें जो ये है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, मतलब प्राइवेट और जो ये है पब्लिक और प्राइवेट, इससे मतलब एक कंफ्यूजन नहीं जाना है कि पब्लिक का मतलब भी यहाँ कोई सरकारी नहीं है। तो प्राइवेट शब्द का अर्थ यहाँ प्राइवेट की किसी की निजी संपत्ति, ऐसा नहीं, आम जनता नहीं जा सकती थी, जा सकती थी, लेकिन टिकट इनमें बहुत महंगी थी, गरीब लोग आर्थिक कारणों से वहां कदम नहीं रख पाते थे। शेक्सपियर के आखिरी नाटकों पर इनका काफी प्रभाव पड़ा है। 1609 में जब शेक्सपियर की कंपनी जो किंग्स मेन बन जाती है, अब दूसरे ब्लैक फ्रायर्स थिएटर को अपने सर्दियों के थिएटर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो इंडोर थिएटर की इस मखमली जो संस्कृति है कि अंकों के बीच में संगीत बज रहा है, मोमबत्तियों को का मंद प्रकाश दिख रहा है। तो शेक्सपियर के जो आखिरी दौर के नाटक हैं जिन्हें रोमांस कहते हैं, जैसे टेम्पेस्ट है, सिम्बेलिन है, के लेखन को बहुत गहराई से इन चीजों ने प्रभावित किया था। तो अब ये जो है स्टेज कन्वेंशंस, इस पे जो सोलिलोक्वी वगैरह बोली जाती है, हम उसको देखते हैं। तो स्टेज कन्वेंशंस में मतलब स्टेज कन्वेंशंस का क्यों जरूरत थी और क्या मतलब होता था कि जैसे आज की तरह से तो कोई मतलब सिनेमाई विजुअल इफेक्ट्स या रियलिस्टिक सेट नहीं होते थे। नाटककार और दर्शक आपस में कुछ एक काल्पनिक नियमों पर ही सहमति बना लेते थे कि भाई ठीक है, इस तरीके से तो वो नाटक की सही फीलिंग्स लोगों तक पहुंच पाती थी। तो जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि सोलिलोकी का देखते हैं, सोलिलोकी का
कि अब सोलिलोकी क्या है कि खुद से बात करते हैं। सोलिलोकी में इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, कि वो खुद से बात करता है, वेदर साइलेंटली और अलाउड, चाहे वो तेज बोले या धीमे बोले। इन ड्रामा इट डिनोट्स द कन्वेंशन बाय विच ए करेक्टर अलोन ऑन द स्टेज अटर्स हिज और हर थॉट्स अलाउड। तो इससे क्या पता लगता रहता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये पता लगता रहता है, क्योंकि और कोई तरीका ऐसा वहां पे पता लगाने का नहीं होता था। प्ले राइट्स यूज इट टू कन्वे इन्फॉर्म अबाउट ए करेक्टर मोटिव एंड स्टेट ऑफ माइंड फॉर एक्सपोजिशन एंड टू गाइड द जजमेंट एंड रेस्पॉन्सेज टू द ऑडियंस। तो सोलिलोकी काफी यूज होते थे। जैसे एग्जाम्पल है डॉक्टर फॉस्टस का, तो मतलब इसमें क्या खुद से बात कर रहा होता था, है ना। तो रंगमंच पे क्या करता है, एक ये ट्रेडिशन बना दिया, कन्वेंशन कर दिया कि जब भी कोई करेक्टर मंच पे पूरी तरह एलोन ऑन द स्टेज होता तो अपने दिमाग के विचारों को जोर जोर से बोल करके व्यक्त करता है। और इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं कि जो उसके मोटिव्स हैं और स्टेट ऑफ माइंड है वो दिखाने के लिए, यानी दर्शकों को कहानी की पिछली पृष्ठभूमि समझाने के लिए। तो दर्शकों के दिमाग को गाइड करने के लिए उन्हें कहानी पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये सब करने के लिए सोलिलोकी का यूज हो रहा है। और जो अब्राम्स ने, एम एच अब्राम्स ने इसका एग्जाम्पल दिया कि नाटक बहुत लंबी सोलिलोकी से शुरू होता है, जैसे डॉक्टर फॉस्टस। तो डॉक्टर फॉस्टस अपने ज्ञान की सीमा बताता है। नाटक क्लोज, मतलब जो नाटक समाप्त भी एक बहुत ही डरावनी सोलिलोकी से होता है, जहां फास्टस नरक की आग में जाने से ठीक 1 घंटे पहले अपनी मानसिक छटपटाहट व्यक्त कर रहा होता है। हेमलेट में भी टू बी और नॉट टू बी, जिए या मर जाएं, पूरी दुनिया के नाट्य इतिहास का जो सबसे प्रसिद्ध सोलिलोकी है मानी जाती है। तो आगे जब हम इन नाटक को और ज्यादा पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। और क्या होता था कि जब मंच पे कई सारे चरित्र मौजूद होते थे तो कोई एक चरित्र बाकी लोगों से थोड़ा सा मुंह फेर कर सीधे दर्शकों को देखते छोटा सा वाक्य बोलता था। तो इसको असाइड बोल रहे हैं ना। अ करेक्टर एक्सप्रेस टू द ऑडियंस हिज और हर थॉट और इंटेंशन इन ए शॉर्ट स्पीच विच बाय कन्वेंशन इज inaudible to the other character. Both soliloquy and aside were common in Elizabethan later drama. aside में क्या करते थे, मतलब मंच पे जब खड़े जो बाकी करेक्टर हैं उनको ये वाक्य सुनाई नहीं देता था, केवल दर्शकों को ही सुनाई दे जाता था। तो इससे क्या होता था, एक एक तरीके का ये कन्वेंशन था। और इससे मतलब उनको मतलब 19th सेंचुरी के अंत में जाते जाते जब रियलिज्म मूवमेंट आया तो इसे बाद में तो फिर बनावटी मान के खारिज कर दिया, लेकिन उससे पहले इससे काफी मतलब सुविधा हो जाती थी, मतलब नाटककार को भी, जो प्ले कर रहा है और जो लिख रहा है और जो उसको देख रहा है, सबको लाभ होता था उसका। तो एलिजाबेथन जो ड्रामा है उसमें जो दूसरी परंपराओं में जैसे भेष बदलना था, है ना, 3 परतों वाला अभिनय करते थे। भेष बदलने में क्या करते थे कि जैसे कोई चरित्र अपना भेष बदलता था तो नाटक के नियम के अनुसार उसकी प्रेमिका, उसका सगा बाप भी उसे पहचान नहीं पाता था। दर्शक जानते थे कि भेष के पीछे कौन है, पर मंच के बाकी पात्र नहीं जानते थे। इससे इससे ड्रामेटिक आयरनी पैदा होती थी। ठीक है, इससे क्या होती थी, ड्रामेटिक आयरनी पैदा होती थी। तो ये एक तरीके का वो होता था डिसगाइज। तो ये जो कुछ टेक्निकल जो टर्म्स हैं जैसे ये है ना, तो ये जो टर्म्स है कि उससे क्या पैदा होती थी, ड्रामेटिक आयरनी, करेक्टर द रिजल्टिंग ड्रामेटिक आयरनी। तो इस टाइप के इन इन चीजों को अगर समझते रहते हैं तो ये बार बार तो ये माइंड में कंफर्म हो जाता है कि ये क्या है। तो जैसे ट्वेल्थ नाइट में वायोला का सिजोरियो है ना, ये ट्वेल्थ नाइट को और आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लें कि ट्वेल्थ नाइट में क्या है कि वायोला का जो सिजोरियो बनना है, एज यू लाइक इट में रोजालिंड का गैनीमीड बनना है। तो ये दर्शकों को पता है, लेकिन वेश बदल लिया तो समझ लो दूसरे करेक्टर्स को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये था 3। और बॉय एक्टर प्लेइंग वुमेन प्लेइंग मैन। तो जो मतलब महिलाओं को स्टेज पर आने की मना थी, तो जो बॉय एक्टर होता था ना वही क्या करता था, महिला का रोल करता था। और नाटक की कहानी के अनुसार महिला भेष बदलकर पुरुष बन जाती थी। तो ये उसमें चलता रहता था। तो ये 3 परतों वाला एक तरीके से वो था। और द 5 एक्ट स्ट्रक्चर, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि 5 एक्ट ये कहाँ से आया, ग्रीक से रोमन में, और रोमन से जो हमने प्लाउटस को पढ़ा था और सेनेका को, तो ये सब वहीं से आया, इनहेरिटेड फ्रॉम सेनेका वाया द ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन। ऑल एलिजाबेथन एंड जैकोबियन प्लेज आर स्ट्रक्चर इन 5 एक्ट्स।
तो द टर्निंग पॉइंट, क्लाइमैक्स, एक्ट 5, रिजोल्यूशन, ट्रेजिक, कैटास्ट्रॉफी और कॉमिक रिकॉन्सिलेशन। तो ये है इसका। फिर बात करते हैं हम एक क्लोन की। क्लोन और फूल मतलब विदूषक जिसको बोलते हैं, जोकर। तो ये एक ऐसा चरित्र था जिसे मंच पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिला होता था, मुख्य कहानी से बाहर जाकर भी दर्शकों को हंसा सकते थे ये लोग। तो नेचुरल फूल मानते थे इसको, जो सीधे अपनी बेवकूफी और हरकतों से हंसाता है। मच अडू अबाउट नथिंग, डॉगबेरी में यह है ना, मच अडू। तो ये है कि इनसे कोई मतलब नहीं है, केवल एक मूर्खता दिखा के लोगों को हंसाते थे। तो ये है इसका। और आ, फिर है ये डीएस एक्स, ये डेउस एक्स माकिना। तो लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है मशीन से निकला भगवान, गॉड फ्रॉम द मशीन, अ करेक्टर, यूजुअली ये डेटी। तो इसमें जब नाटक की कहानी इतनी उलझ जाती थी कि मानवीय रूप से उसे सुलझाना मुश्किल हो, तो ग्रीक परंपरा के अनुसार जो थिएटर की छत होती थी हेवंस की, उससे उड़ने वाली मशीन से किसी भगवान या देवता को नीचे उतारता था, जो आकर एक झटके में पूरी कहानी को सुलझा देता है। तो जैसे शेक्सपियर का नाटक है, तो शेक्सपियर के नाटक है सिम्बेलिन, उसमें भगवान जुपिटर का आसमान से नीचे उतरना, जुपिटर डिसेंडिंग इन। तो ये है। वैसे ही ये हाइमन अपियरिंग इन एज यू लाइक इट। तो और एज यू लाइक इट में हाइमन का प्रकट हो जाना, शायद शादी का देवता होता है ये हाइमन। और कोरस और प्रोलोग, नाटक की शुरुआत में या दो अंकों के बीच में एक अकेला अभिनेता या उसका एक छोटा समूह कि सीधे दर्शकों की कहानी की पृष्ठभूमि समझाता था और दृश्यों की कल्पना करने को कहता है। तो हेनरी फिफ्थ का प्रसिद्ध डायलॉग है, ओ फार अ म्यूज ऑफ फायर, ना शेक्सपियर मोस्ट फेमस कोरस, रोमियो एंड जूलियट। और तो वो मतलब ओ फार और म्यूज ऑफ फायर, जहाँ कोरस जो है वो दर्शकों से कहता है कि अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ाइए और इस छोटे से लकड़ी के मंच को युद्ध का मैदान समझ लीजिए। और रोमियो एंड जूलियट का प्रोलोग है, टू हाउस होल्ड्स बोथ अलाइक इन डिग्निटी। तो ऐसे करके उनकी कल्पना को मस्तिष्क दे देता था। अब बात शॉर्ट में समझते हैं कि कॉमेडी, ट्रेजेडी और कॉमिक रिलीफ, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आगे कॉमेडी, ट्रेजेडी, कॉमिक रिलीफ ये सब आने वाले हैं, तो इनके बारे में एक सामान्य समझ बनाना जरूरी है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो जब हम बेन जॉनसन को पढ़ लेंगे, इनको सबको पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये एक सोच धीरे धीरे करके बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉमेडी होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमांटिक कॉमेडी की। तो रोमांटिक कॉमेडी क्या है? तो जो एलिजाबेथन राइटर्स है ना, उन्होंने अपने जो प्रोज रोमांसेज लिखे हैं, गद्य के जो उपन्यास लिखे हैं, उनके आधार पे इसको विकसित किया था। इसमें क्या होता है, एक लव अफेयर दिखाया जाता है जिसमें एक सुंदर और बुद्धिमान नायिका होती है जो अक्सर पुरुष का भेष बदलती है, और उनके प्रेम के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। हैप्पी यूनियन के साथ नाटक ही समाप्त होता है। और इसमें ग्रीन वर्ल्ड को दिखाते हैं। जैसे नॉर्थरोप फ्राइरे जो है ना, मतलब एक बहुत बड़े क्रिटिसिस्ट हुए हैं, नॉर्थरोप नॉर्थरोप फ्राई। तो वो ये कहते हैं कि नाटकों की कहानी आम शहरी दुनिया से निकल करके एक ग्रीन वर्ल्ड में चली जाती है, मतलब जादुई दुनिया में। और उसमें क्या होता है, जैसे एज यू लाइक इट में आर्डेन का जंगल दिखाया, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में परियों का रहस्यमय जंगल दिखाया। तो इस जादुई दुनिया में क्या हो जाता है, समाज के जो कठोर नियम है ना, वो वहां जाके आसान हो जाते हैं और सुलझ समस्याएं सुलझती हैं, और फिर प्रेमी जोड़ा एक हो जाता है। जैसे शेक्सपियर का नाटक है ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, तो ए मिडसमर नाइट ड्रीम। तो ये है एक प्रकार कॉमेडी का जिसे रोमांटिक कॉमेडी बोलते हैं। फिर बात करते हैं सटायरिक कॉमेडी की। तो सटायरिक कॉमेडी मतलब व्यंग्यात्मक हास्य। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, समाज की राजनीतिक नीतियों, दार्शनिक सिद्धांतों या नैतिक पतन पे तीखा प्रहार करता है ना। इसका मूल उद्देश्य समाज को सुधारना होता है, रिडिकुलस पॉलिटिकल पॉलिसीज, फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स। तो ये इसका उद्देश्य होता है। इसके प्राचीन यूनानी जनक हुए एरिस्टोफेन्स, एलिजाबेथन युग में निर्विवाद राजा बेन जॉनसन है इसका ना। और जो अब्राम के हिसाब से देखें तो जो जॉनसन है ना, इनके नाटकों में इंसानी लालच और चालाकी को हल्का फुल्का दिखाने के बजाय बहुत ही डरावने तरीके से और ग्रोटेस्कली मतलब लुडिक्रियस दिखाया गया है, विभत्स दिखाया गया है। तो जैसे बेन जॉनसन का नाटक है वॉल्पोनी,
तो उसमें लालच पे प्रहार दिखाया। एल्केमिस्ट है ना, द एल्केमिस्ट में ठगी और अंधविश्वास पे प्रहार दिखाया है। तो ये एक तरीके से ये सटायरिक कॉमेडी होती है। फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स होते हैं। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का क्या है, इसमें जो ये संभ्रांत समाज जो है उसके लिए एक आईने का काम करती है ना। तो इसमें जो सभ्य समाज है, सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के तौर तरीके और जो उनकी बातचीत की शैली और जो उनका खोखलापन है ना, वो इसमें दिखाते हैं। तो जो एक ये आलोचक हैं जॉर्ज मेरेडिथ ने इसे हाई कॉमेडी कहा है, जो दर्शकों के भीतर से भावनाओं के बजाय एक बौद्धिक हंसी, इंटेलेक्चुअल लाफ्टर पैदा करती है। इसमें दो बराबर के बुद्धिमान और चालाक प्रेमी प्रेमिका के बीच शब्दों का एक बहुत शानदार युद्ध दिखाया जाता है। जैसे शेक्सपियर का नाटक है मच अडो अबाउट नथिंग, उसमें बेनेडिक्ट और बिट्राइस का संवाद दिखाया है। तो विलियम कॉन्ग्रीव का रेस्टोरेशन नाटक है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ऑस्कर वाइल्ड का। तो ये ऐसे ये जो नाटक होते हैं उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट दिखाया है। अच्छा, फिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में क्या होता है, इसे विशेष रूप से बेन जॉनसन ने विकसित किया था और ये प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के फोर ह्यूमर्स, चार रसों पे आधारित है ना। तो इसमें क्या होता है, ब्लड मतलब रक्त इसके अधिक होने से इंसान क्या हो जाता है, सेंगुइन हो जाता है, अत्यधिक आशावादी। बेस्ड ऑन द एंसन फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द फोर ह्यूमर्स, ब्लड, फ्लेम और कोलर और मेलांकोली। तो एन इम्बेलेंस प्रोड्यूस फोर डिस्पोजिशन, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक और मेलांकोलिक। तो जो इंसान में जब रक्त ज्यादा होगा वो उत्साही होगा, और अगर फ्लेम ज्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब वो फ्लेगमेटिक होगा तो वो सुस्त और शांत होगा। और मतलब उसके अंदर अगर पित्त ज्यादा बढ़ रहा होगा तो वो गुस्सैल होता है। और अगर काला पित्त बढ़ रहा होगा तो वो उदास और चिड़चिड़ा होगा। तो ये उसने इस तरीके से लिखा। फिर इसके बाद बात करते हैं फार्स की फार्स क्या होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए पात्र होते हैं जो असंभव और मूर्खतापूर्ण मतलब परिस्थितियों को दिखाते हैं। इम्प्रोबेबल सिचुएशंस में इसमें मंच पे भद्दी शारीरिक हरकतें, थप्पड़बाजी, चिल्ला चिल्ली सब दिखाया जाता है। शेक्सपियर का नाटक है द टेमिंग ऑफ द श्रीव के कुछ दृश्य और सीफर्ड्स प्ले, सेकंड सीफर्ड्स प्ले की शुरुआत में दिखाया है। फिर बात करते हैं ट्रेजी कॉमेडी की। तो ट्रेजी कॉमेडी क्या होते हैं, इनमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों को मिला के दिखाते हैं। कहानी में एक बहुत ही गंभीर संकट खड़ा होता है जिसमें नायक की मौत या विनाश निश्चित लगता है, लेकिन अंत में अचानक एक पासा पलटता है, अब्रप्ट रिवर्सल इसमें दिखाया जाता है। तो जॉन फ्लेचर ने भी इसकी एक मतलब परिभाषा दी है कि इस नाटक में मौत की कमी होती है, इसे ट्रेजिडी नहीं बनने देती, लेकिन ये पात्रों को मौत के इतने करीब ले जाता है कि ये कॉमेडी भी नहीं रहती। तो जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रेजी कॉमेडी का एक एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि इसमें एंटोनियो की जो मौत है वो बिल्कुल तय थी, लेकिन पोर्सिया की चालाकी से अंत में पासा पलट जाता है। तो ये इसमें ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल है। तो ये जो ट्रेजिडी के लिए डेफिनेशंस दी ब्राह्म्स की, एरिस्टोटल्स की, तो अरस्तु क्या कहते हैं, ट्रेजिडी क्या है, कोई गंभीर, पूर्ण और एक निश्चित परिमाण वाले कार्य का इमिटेशन है। तो ये काव्यात्मक भाषा में नाटक के रूप में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन काम जो होता है वो दर्शकों के भीतर होता है ना। लिटरेरी एंड स्पेशली ड्रामेटिक रिप्रेजेंट सीरियस एक्शन which eventuated disastrous conclusion for the protagonist, the chief character। और एरिस्टोटल जो देते हैं वो इसकी डेफिनेशन, वो इसको इस तरीके से मानते हैं कि ये कोई मतलब इमिटेशन ऑफ एक्शन सीरियस एंड आल्सो हैविंग मैग्नीट्यूड, निश्चित इसके परिणाम। तो ये कैथारसिस वगैरह बार बार, हेमाल्टिया, कैथारसिस, ट्रेजिक हीरो, ये कई अलग अलग जेनरा में जब हम दूसरे भी टॉपिक सिलेबस के कवर कर रहे होंगे वहां भी इनको पढ़ रहे होंगे, और एक बार यहाँ भी ये देख लेना चाहिए। तो फिर सेनेकन इन्फ्लुएंस और एलिजाबेथन ट्रेजेडी, ये भी हम इसमें पढ़ चुके हैं कि सेनेकन इन्फ्लुएंस क्या था। जो बदले वाली ट्रेजेडी है ना, वो सेनेका की वजह से इसमें लिखेंगे। टू लाइन्स ऑफ सेनेकन डेवलपमेंट, किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी, एलिजाबेथन डिविएशन फ्रॉम एरिस्टोटल। तो उसमें क्या फर्क उसमें होता है। फिर कॉमिक रिलीफ की बात करते हैं। तो कॉमिक रिलीफ किसको बोलते हैं, कॉमिक करेक्टर्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक करेक्टर्स, स्पीचेज और सीन्स इन ए सीरियस और ट्रेजिक वर्क।
स्पेशली इन ड्रामा सच एलिमेंट्स वर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन एलिजाबेथन ट्रेजेडी। टू वे लेवल ऑफ यूज इनका ब्राह्म्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये सब इसमें से एक बार देख लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि कॉमेडिया डेल आर्टे। तो ये कॉमेडिया डेल आर्टे मतलब ये कहाँ से उठाया है? ये एक इटालियन a form of comic drama developed about the mid 16th century by guilds of professional Italian actors। तो ये इटालियन एक्टर्स के द्वारा उठाया गया है। फिर टॉपिक चलता है आपका फेमस एक्टर्स का कि फेमस एक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जो थिएटर की हिस्ट्री है ना उसमें केवल प्ले राइट्स का इतना बड़ा रोल नहीं है, उनके साथ साथ में एक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो केवल जो मतलब नाटक को लिखा वही नहीं, जो नाटक को मंच पे बिल्कुल लाइव कर देता है, जीवंत कर देता है, उस एक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। जैसे आज भी हम कोई मूवीज देखते हैं तो उसमें स्टोरी के साथ साथ उसकी एक्टिंग को भी मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है कि वो कितनी अच्छी है या नहीं। तो अभिनय की शैलियां भी टाइम के साथ बदली हैं, लेकिन जो जैसे ये क्वेश्चन आया है, हिज होल फिगर एंड एटीट्यूड आर परफेक्टली करस्पॉन्डेंट टू, जिसकी उसके शरीर की बनावट और हाव भाव सब कुछ इस तीव्र व्यक्तिगत जो भावना है ना, आर परफेक्टली करस्पॉन्ड टू इस इंटेंस इंडिविजुअल फीलिंग, व्यक्तिगत भावना। ही डिलीवर्स द फाइनेस्ट स्पीचेस विद द मोस्ट डिसडेनफुल इंडिफरेंस टू द ऑडियंस। तो वो ऐसा व्यक्ति कौन था? वी सी हिम लाइक ए मैन हु हैज had a heavy blow and both feels things of nothing about whom is हैजलिट राइटिंग। तो हैजलिट जो है ना प्रसिद्ध आलोचक हैं एक, तो इन्होंने विलियम हैजलिट ने ये किसके बारे में कहा है? तो ये पहले भी हम अभी गैरिक, एचमंड कीन, रिचर्ड बर्बेज और थॉमस बैटरटन। तो ये एडमंड कीन के बारे में इन्होंने कहा है। एडमंड कीन कौन है? जो स्पेंसर वो के जो नाटक हैं उनमें जो एक्टिंग करते थे, वो जो हमने पहले पढ़े हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि कोलरिज सेड ऑफ वन ऑफ एक्टर हु वाचिंग हिज परफॉर्मेंस वाइल लाइक। तो ये जो है ये किसके विषय में कहा गया कोलरिज के द्वारा? तो ये एडमंड कीन के विषय में कहा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता एक ही कालखंड से संबंध नहीं रखता? हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर डिड नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड? तो ये बहुत सिंपल क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है कि ये कब कब के हैं। तो अभी जो हम ये टेबल पढ़ेंगे तो उसमें इन सब के बारे में देख लेंगे। तो फेमस एक्टर्स, उनका पीरियड्स और उनके की फैक्ट्स ये देखेंगे। तो सबसे पहले रिचर्ड बर्बेज को देखते हैं। तो ये वही रिचर्ड बर्बेज हैं जिन्हें हम थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे। इनकी जो टाइमिंग है एलिजाबेथन काल में 1568 से और फिर बाद में 1619 तक था। तो ये सबसे पहले थिएटर निर्माता जेम्स बर्बेज के बेटे थे और इंग्लैंड के इतिहास के पहले महान अभिनेता माने जाते हैं। तो ये शेक्सपियर की कंपनी चैम्बरलेन्स मेन के मुख्य नायक थे। इन्होंने पहली बार शेक्सपियर के सबसे महान पात्रों को मंच पे खेला, जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और रिचर्ड थर्ड। ये कुशल चित्रकार भी थे और बेन जॉनसन ने इनकी मृत्यु पे शोक गीत लिखा था। तो अब ये था रिचर्ड बर्बेज। तो रिचर्ड बर्बेज कौन है? कि जो थिएटर निर्माता है जेम्स बर्बेज उनका बेटा है और उसने अपने बेटे को एक्टिंग सिखा दी, वो एक्टर बना और काफी बड़ा एक्टर था जिसने शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनमें बड़े बड़े मतलब रोल प्ले किए। तो ये रहे रिचर्ड बर्बेज। तो इसका नाम भी याद रखना है, इसकी टाइमिंग याद रखनी है और ये कौन था क्या था। फिर बात करते हैं एडवर्ड एलिन की। तो ये भी वही टाइम है 1566 से 1626 का। और ये एडमिरल्स मेन जो उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी है और उसके मुख्य अभिनेता थे और प्रसिद्ध फाइनेंसर फिलिप हेंसलो का ये दामाद था। फिलिप हेंसलो सन इन लॉ। और इन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो के सभी महानायकों के रोल अमर किए। उसने तो किए रिचर्ड बर्बेज ने, किसके? जो आपका शेक्सपियर के मतलब प्लेज हैं। और इसने जो क्रिस्टोफर मार्लो के, जैसे टेम्बरलिन, डॉक्टर फॉस्टस और बराबस। तो द ज्यू ऑफ माल्टा का बराबस। तो ये बर्बेज और एलिजाबेथन युग के दो सर्वकालिक महान प्रतिद्वंदी अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कमाई से डुलविच कॉलेज की स्थापना की थी 1619 में। तो ये ऐसे याद रखने हैं। फिर बात करते हैं ये विलियम कैम्प और रॉबर्ट आर्मिन, थॉमस बैटरटन। तो रॉबर्ट आर्मिन तो इन्होंने भी 1599 में विल केम्प की जगह ये सॉरी विल केम्प रह गए। तो विल केम्प जो है ना ये
क्लोन ऑफ द चैम्बरलेन एलिजाबेथन के, ये भी क्लोन ऑफ द चैम्बरलेन्स मैन अंटिल 1599। तो ये मुख्य जोकर का काम निभाते थे शेक्सपियर की कंपनी में, और ये अपनी शारीरिक कॉमेडी, तो इसको याद रखना है कि ये क्या है, एक जोकर है। पहले भी ये डिस्कस हो चुका है, अभी रिवाइज कर रहे हैं। क्लोन ऑफ द चैम्बरलेन्स मैन अंटिल 1599, फेमस फॉर जिग डांसिंग एंड फिजिकल कॉमेडी, क्रिएटेड डॉगबेरी, मच अडू एंड बॉटम, लेफ्ट द कंपनी 1599, डांस डे जिग फ्रॉम लंदन टू नॉर्विच। तो ये था इनका शारीरिक कॉमेडी और मतलब पैर जो फार्स के लिए, और थिरकाने वाला जो नृत्य होता है जैसे जिग जैग बोलते हैं ना, उसके लिए। तो इन्होंने मच अडू के डॉगबेरी और एमएसएनडी के बॉटम का रोल किया था। तो मच अडू में डॉगबेरी का रोल और एमएसएनडी में बॉटम का रोल। तो 1599 में कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने लंदन से नॉर्विच तक नाचते हुए जाने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था। बात करते हैं रॉबर्ट ऑरमिन की, तो इन्होंने बाद में 1599 में विल केम्प की जगह ली, और बहुत ही बुद्धिमान और संगीतमय जोकर, तो जो शेक्सपियर के वाइज फूल्स के रोल इसी ने अमर कर दिए। और जैसे फीस्ट, लियर्स फूल, टचस्टोन, तो कैंप से आर्मिन का बदलाव शेक्सपियर के नाटकों में फिर शारीरिक हास्य से बौद्धिक संवाद हास्य के विकास को ही दिखाता है। फिर बात करते हैं थॉमस बैटरटन की, तो ये कब हुए, ये हुए रिस्टोरेशन टाइम में 1635 से, तो ये बाद के हैं। तो एक तो इनकी क्रोनोलॉजी एक साथ यहाँ दी हुई है, तो ये ध्यान रखने का है। तो थॉमस बैटरटन रेस्टोरेशन काल के सबसे महान अभिनेता, जब 1660 में थिएटर दोबारा खुले तो इन्होंने हैमलेट, ओथेलो और फॉलस्टाफ के किरदारों से मंच पे राज किया। प्रसिद्ध जो डायरी लेखक है सैमुअल पेपिस, उसने अपनी डायरी में इनकी कला की बार बार तारीफ की है। फिर डेविड गैरिक, ये क्वेश्चन में आ चुका है, ये 18वीं शताब्दी का 1717 से, और ये 1779, तो 1779, तो 18वीं सदी के सबसे बड़े थिएटर रिफॉर्मर सुधारक हैं ये। डोमिनेंट फिगर ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश थिएटर रिफॉर्मर, सुधारक हैं। इन्होंने कई बड़े नियम बनाए, दर्शकों का मंच पे बैठना बंद करवाया, नाटकों में ऐतिहासिक रूप से सही वेशभूषा लागी। फिर एडमंड कीन है, ये भी रोमांटिक काल के बड़े चमत्कारी और आक्रामक अभिनेता थे। कोलरिज का जो प्रसिद्ध उदाहरण है, कड़कती बिजली की रोशनी में शेक्सपियर को पढ़ना इन्हीं के अभिनय की तीव्रता और अप्रत्याशितता के लिए था। हेजलिट ने भी इन्हीं के दर्शकों के प्रति उदासीन रहने वाले अभिनय की बहुत तारीफ की है। एडमंड कीन की, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग एक्टर ऑफ द रोमांटिक पीरियड, कोलरिज कोट रीडिंग शेक्सपियर बाय फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, फिर ये विलियम चार्ल्स है, हेनरी इरविंग है ना, जॉन, ये है हेनरी इरविंग, जॉन गीलगुड है। तो ये सब मतलब थोड़े थोड़े इनके बारे में जानना जरूरी है, और जो जो राइटर आता जाएगा उस पे भी इनके बारे में दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। लॉरेंस ओलिवियर है, तो ये 20th सेंचुरी के हैं, तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो पीछे क्वेश्चंस गए थे उनको देख करके इसको कर सकते हैं। तो अब आगे जो ये है द मास्टर ऑफ रेबल्स, इसको हम एक बार देख लेते। तो जो ये मास्टर ऑफ रेबल्स है, सेंसरशिप और कंट्रोल करने के एक अधिकारी का नाम है। तो क्या था, जो एलिजाबेथन युग में नाटककारों को कुछ भी लिखने की पूरी आजादी तो थी नहीं, क्योंकि जो थिएटर है ना वो बहुत लोकप्रिय हो रहा था, और सरकार को डर था कि नाटक जो है, नाटकों के जरिए कोई राजा के खिलाफ बगावत ना भड़का दे, है ना, धर्म का अपमान ना कर दे। तो इसी के लिए इन्होंने मास्टर ऑफ रेबल्स नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली पद बना दिया। और इसका काम क्या होता था, ये एक रॉयल कोर्ट में बैठने वाला अधिकारी था, और इसका पहले काम राजा या रानी के मनोरंजन के लिए जो शाही महल में मास्क वगैरह का नृत्य होता था और नाटक टूर्नामेंट उसको आयोजित करवाना होता था। लेकिन बाद में ये 1580 के दशक तक आते आते 1580 के दशक तक आते आते इस पद की ताकत बहुत बढ़ गई, और मास्टर ऑफ रेबल्स पूरे इंग्लैंड के भीतर हर प्रकार की जो थिएटर की गतिविधि है ना, उसका मुख्य चीफ सेंसर ऑफिसर बन जाता है, और लाइसेंस जारी करने वाला प्रमुख लाइसेंसर बन जाता है। अच्छा, फिर दो जो प्रसिद्ध रेवल्स हुए हैं, एडमंड टिनले और ये सर जॉर्ज बुक, तो इसको और देख लेते हैं। तो एक था एडमंड टिल्नी, है ना, ये 1580 से 1610 तक रहा। रानी एलिजाबेथ के समय में टिल्नी ने इस पद की शक्तियों को चरम पे पहुंचा दिया, और उसने नियम बना दिया कि इंग्लैंड में किसी भी नाटक को खेलने से पहले जो उसकी लिखित स्क्रिप्ट को मास्टर ऑफ रेबल्स के पास मंजूरी के लिए भेजना अनिवार्य होगा, और फिर ये इसकी काट छांट कर देता था।
कोई भी संवाद जो क्राउन के खिलाफ हो, विदेशी ताकत इंग्लैंड के रिश्ते को खराब करता हो या ईसाई धर्म का अपमान करता हो, तो वो उस हिस्से को काट देते थे। नाटककारों को स्क्रिप्ट बदलने पे मजबूर करते थे और हर नाटक को लाइसेंस देने के बदले में नाटक कंपनी से एक निश्चित सरकारी फीस भी वसूल लेता था। और ये है सर जॉर्ज बक, और ये जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में एडमंड टिल्नी की सख्त सेंसर व्यवस्था को इसने आगे बढ़ाया। और सेंसरशिप के उदाहरण क्या है फिर आगे, सेंसरशिप के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि रिचर्ड सेकंड का जो राजा की गद्दी को छोड़ने का दृश्य, एलिजाबेथन युग में सेंसरशिप केवल कागजी कानून ही नहीं था। तो शेक्सपियर के नाटकों में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं ना, जैसे रिचर्ड सेकंड है, अब उसमें राजा की गद्दी छोड़ने का जो दृश्य है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव था। तो रानी एलिजाबेथ के दृश्य राजनीतिक रूप से बहुत खतरनाक लगा, तो उसने रेवल्स ने क्या किया, पूरी जो गद्दी छोड़ने वाला दृश्य उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जब तक रानी जिंदा रही तब तक ये दृश्य किताब में कभी नहीं छपा, और रानी की मृत्यु के बाद ही ये छप पाया। और 1601 में जब अर्ल ऑफ एसेक्स ने रानी के खिलाफ बगावत की, तो उसके समर्थकों ने बगावत से ठीक एक दिन पहले शेक्सपियर की कंपनी को अतिरिक्त पैसे देकर यही रिचर्ड टू नाटक खेलने को कहा, ताकि जनता को राजा की गद्दी से हटाने की प्रेरणा मिल सके। तो ये है फॉलस्टॉफ के नाम का जो विवाद है, तो ये सब भी उसी के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब शेक्सपियर ने जो अपना नाटक बनाया हेनरी फोर्थ, उसमें जो एक शराबी का करेक्टर गढ़ा, बेकार से व्यक्ति का, सर जॉन फॉलस्टॉप, उसका असली नाम शेक्सपियर ने शुरुआत में सर जॉन ओल्ड कैसल रखा था। तो इसी का फिर ओल्ड कैसल एक प्रोटेस्टेंट शहीद हुए थे, तो उनके वंशज जो थे रानी के दरबार में बहुत शक्तिशाली थे, तो उन्होंने उसका, उन्हें अपने उसका अपमान लगा, तो उन्हें फॉलस्टॉप करना पड़ा, उसका नाम बदल के उसको ना। ये इसकी स्थिति है। फिर प्यूरिटन्स जो थे ना, वो इसके खिलाफ थे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो प्यूरिटन्स है ना, वो इसके खिलाफ हैं। तो ये मास्टर ऑफ रेबल्स देख लिया हमने, फिर प्यूरिटन्स को देख लेते हैं। बस ये एक एक लास्ट टॉपिक रह जाता है फिर। तो जो प्यूरिटन्स है ना, उनका बहुत बड़ा विरोध था इससे, और 1642 में उन्होंने फिर पूर्ण तालाबंदी कर दी थी इसकी ना। तो ये था ना क्लोजर, पूर्ण तालाबंदी कर दी थी इसमें, मतलब थिएटर पे। तो इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे इसके उसमें, और फिर रेस्पॉन्स क्या आता था। तो प्यूरिटन के ऑब्जेक्शन और थिएट्रिकल रेस्पॉन्स ये हम देखते हैं। तो जो प्यूरिटन्स थे ना, वो ये मानते थे कि जो नाटक है ना, वो इंसान की जो कामुक वासनाएं, उसके जो पैशंस है ना, उनको भड़काते हैं और पाप को बढ़ावा देते हैं। स्टीफन गॉसन ने 1579 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्कूल ऑफ एब्यूज, कुप्रथाओं का स्कूल लिखी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर थिएटर को बुरी आदतें सिखाने वाली संस्था घोषित कर दिया। ना फिर इसके जवाब में क्या, सर फिलिप सिडनी ने अपनी महान आलोचनात्मक कृति एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएजी लिखी 1595 में। और सिडनी ने तर्क दिया कि कविता और नाटक का असली काम केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सिखाना और आनंद देना है, टीच एंड डिलाइट। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्ट्स याद रखने हैं कि किसने, बाद में ये भले एक दो बार और रिवीजन में आएगा कि जब हम डिफेंस ऑफ पोएजी पढ़ रहे होंगे सर फिलिप सिडनी की, किसने किसका जवाब लिखा था, लेकिन फैक्ट्स कई कई बार याद करने के, और ये जिस जिसको अंडरलाइन किया जा रहा है उसे लिख लिया जाए अलग से। कि स्टीफन गॉशन जो है ना, वो लिखता है द स्कूल ऑफ एब्यूज कब, 1579 में, तो उसके उल्टा ये फिर इस पे प्रहार करते हैं कि नहीं, कविता का काम ये नहीं है। तो उसने अपना एक वाक्य लिखा, द पोएट नथिंग अफर्मेथ एंड देयरफॉर नेवर लाई, कवि कोई भी ऐतिहासिक दावा नहीं करता, इसलिए वो कोई झूठ नहीं बोलता। कि वो तो कोई पुरानी बात को नहीं करता, वो तो केवल फीलिंग्स पे बात कर रहा है। फिर आगे थॉमस हेवुड ने भी आगे चल के 1612 में एन अपोलॉजी फॉर एक्टर्स लिख के साबित किया कि नाटक मंच पर अच्छे उदाहरणों के जरिए क्या, प्लेज टीच वर्च्यू बाय एग्जाम्पल, जनता को सदाचार सिखाते हैं। फिर बात करते हैं रिलीजियस। तो धार्मिक मोर्चे पे भी प्यूरिटन का जो आरोप था ना कि थिएटर मूल रूप से पैगन है, मूर्ति पूजक है और अधार्मिक है। मंच पे भगवान, फरिश्तों या संतों का स्वांग रचना ही ब्लेस्फेमी है। थिएटर इज पैगन, अनगॉडली, ब्लेस्फेमस टू रिप्रेजेंट गॉड और द सेंट्स। तो लेकिन जब रंगमंच इसका, थिएटर का जो बचाव करते हैं, वो कहते हैं
कि बाइबल की कहानियों को छोड़ करके जो सेक्युलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इतिहास और सामाजिक कहानियों पे नाटक लिखना इन लोगों ने शुरू कर दिया। फिर जो सिविक है, थिएटरों में भारी भीड़ उमड़ती जिससे प्लेग जैसी बीमारियां फैलती थी, अराजकता, वेश्यावृत्ति, अपराध बढ़ते, नवाबों के यहाँ काम करने वाले लड़के अपनी नौकरी छोड़ के आवारा घूमते थे। तो इससे रंगमंच का बचाव करने वालों ने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था का एक चालाक तोड़ निकाला। उन्होंने अपने स्थायी थिएटर जानबूझकर लंदन शहर के कानूनी क्षेत्र से बाहर बनाए, मतलब उनके ज्यूरिसडिक्शन में आते ही नहीं थे, जैसे शोरडिच में और बैंक साइड इलाकों में। लंदन नगर निगम का जो सिटी कॉरपोरेशन था उसको उसको रोकने का कोई पावर ही नहीं थी वहां। और फिर सोशल ऑब्जेक्शन के तरीके से कि पुरुषों या लड़कों द्वारा महिलाओं के कपड़े पहनना ये बाइबल के अनुसार पाप है, तो बाल कलाकारों से महिलाओं के रोल करवाना अनैतिक है, प्यूरिटन्स ये कहते थे। और जो थिएटर्स वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि कि ये केवल प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और इसमें कुछ अनैतिकता नहीं है, इसको पूरा इग्नोर कर दिया। और संडे की छुट्टी, संडे के दिन प्यूरिटन्स क्या कहते हैं कि रविवार के दिन होने वाले नाटक के कारण लोग चर्च जाने के बजाय थिएटर चले जाते हैं, जो ईश्वर के पवित्र दिन का अपमान है। लेकिन जो बचाव करने वाले हैं, रेस्पॉन्स करने वाले हैं, वो क्या कहते थे कि शो रविवार के बजाय उन्होंने वीकडेज में करने शुरू कर दिए, चोरी छिपकर रविवार को भी करते थे। तो इस तरीके से ये हुआ और फिर धीरे धीरे करके इसका एक बार पूरा क्लोजर हो गया। और क्लोजर किस वजह से हुआ, 1593 और 94 में प्लेग की वजह से थिएटर्स क्लोज्ड। सबसे घातक महामारी थी, थिएटर पूरी तरह बंद करने पड़े। और थिएटर ना होने के कारण खाली थिएटर नहीं थे, तो विलियम शेक्सपियर ने दो अपनी प्रसिद्ध जो लंबी कविताएं थी, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीस लिखी थी, है ना, उसी टाइम पे ये लिखी थी। डेड लिस्ट एपिडेमिक कंपनी टोड प्रोविंसेस, शेक्सपियर रोड वीनस एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइप से अगर हम ये फैक्ट्स बार बार देखेंगे ना तो ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं, ये वाला। फिर दोबारा ये थिएटर्स क्लोज्ड अगेन, एक बार फिर प्लेग आया 1603 में, जेम्स फर्स्ट के एक्सेशन के टाइम, है ना। थिएटर्स क्लोज मोस्ट ऑफ 1603। और फिर 1608 में ग्लोब थिएटर की बंदी, प्लेग के कारण फिर तालाबंदी हुई, है ना। शेक्सपियर्स कंपनी बिगेन यूजिंग द इंडोर ब्लैक फ्रायर, जब वो खुले वाले हॉल यूज नहीं कर सकते थे आंगन, तो उन्होंने ब्लैक फ्रायर जो एक इंडोर था वो स्टार्ट कर दिया। फिर 2 सितंबर ये है, पार्लियामेंट ऑर्डर्ड ऑल थिएटर्स क्लोज्ड। ये है पार्लियामेंट ने द लॉ, पार्लियामेंट कंट्रोल्ड बाय प्यूरिटन्स और डिक्लेयर्ड दैट पब्लिक स्टेज प्ले शैल सीज बी forbidden for the duration of the civil war. The war lasted until 1651, बैन लास्टेड 18 ईयर्स, तो ये 18 साल तक लगभग बंद रहे। तो प्यूरिटन क्योंकि ज्यादा थे, वो प्यूरिटन बहुल संसद थी, तो एक कड़ा शाही आदेश पास कर दिया कि पब्लिक स्टेज प्लेज सेल सीज एंड बी फोरबॉर्न, देश के सभी सार्वजनिक नाटकों को तुरंत बंद, हमेशा के लिए रोक दिया जाए। और ये पूरे 18 साल तक जारी रहा। फिर रिस्टोरेशन हुआ इसका 29 मई 1660 को, 29 मई और 1660 को रिस्टोरेशन, थिएटर्स रीओपन। जब राजशाही वापस लौटी और चार्ल्स सेकंड फ्रांस से वापस आए तो थिएटर दोबारा खोलने की मंजूरी दी। उन्होंने केवल 2 नाटक कंपनियों को लाइसेंस दिया, किंग कंपनी और ड्यूक्स कंपनी, है ना। तो इन्होंने दो उनको ही लाइसेंस दिया, किंग कंपनी और ड्यूक्स कंपनी। किलीग्रीव भी बोलते हैं इसको, और इसको डेविनेंट भी बोलते हैं। तो ये है, तो ये जो अंग्रेजी इंग्लिश जो थिएटर है ना उसकी लोकप्रियता का काल था ये सारा का सारा, और ये हमने देखा। तो ये कुछ फैक्ट्स एक समझ बनाने के लिए, इसके आगे फिर ये अगले जो लेसन्स हैं वो इजी हो जाएंगे।